सच में वह बड़ा काला चमकदार बैग स्किन केयर और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से भरा था। राशि की आंखें इस बात के अफसोस से जल रही थीं कि उसने ये पहले क्यों नहीं देखा। लेकिन जब से उसने इसे देखा था यह अब उसका था। बड़ी बहन, यह आपके जीजाजी का तोहफा है ना? वह बहुत काबिल आदमी है। उन्होंने आपको फ्लावर से पूरी सीरीज भी दिलाई है। आप उनसे एक और लाने के लिए क्यों नहीं कहती? मैं यह अपने साथ ले जाऊंगी। हे। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की उसने जिया के जवाब का इंतजार भी नहीं किया, जो उसके ठीक पीछे सोफे पर बैठकर अपने कंप्यूटर पर काम कर रही थी और फाउंडेशन की बोतल पर दबाव डालने लगी। वेई को बहुत देर हो चुकी थी, भले ही उसने राशि को रोकने की कोशिश की। हालांकि जब उसने जोर लगाया तब भी बोतल से कुछ नहीं निकला। राशि ने उसे दबाते हुए अपनी स्पीड बढ़ा दी, लेकिन फिर भी बोतल से लिक्विड की एक भी बूंद नहीं निकली। बड़ी बहन, इसमें क्या गड़बड़ है? कुछ भी बाहर क्यों नहीं आ रहा है? फिर राशि ने बोतल के ऊपरी हिस्से को घुमाने की कोशिश की, ये सोचकर कि अंदर एक और सील है। जिया ने धीरे से अपना लैपटॉप नीचे रखा, खड़ी हुई और राशि की तरफ चली गई। उसका करिश्मा इतना जबरदस्त था कि राशि को एक बार फिर उससे दबाव महसूस हुआ। जैसे ही उसने जिया का दबाव महसूस किया, उसे साफ महसूस हुआ कि उसी समय उसकी छाती में खिंचाव आ रहा है। जैसे ही जिया उसके पास आई, जिया की एड़ी के फर्श पर टकराने की आवाज से उसका दिल जोर से धड़कने लगा। राशि का चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ने लगा। आखिर में जब जिया राशि के ठीक सामने खड़ी हुई तो राशि को ऐसा लगा जैसे दूसरी पार्टी ने उसकी गर्दन पकड़ ली हो, जबकि जिया ने एक भी शब्द नहीं कहा। जिया ने राशि के हाथ से बोतल ली और धीरे से अपना अंगूठा बोतल के ऊपर रख दिया। जैसे ही उसने बोतल को दबाया, थोड़ा सा लिक्विड फाउंडेशन जिया की तर्जनी उंगली पर गिर गया। जिस तरह से जिया राशि को घूर रही थी वह मजाक से भरा था। जंगली सुअरों को बारीक अनाज खाने की आदत नहीं होती, इसलिए तुम्हें भी खुद पर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। क्योंकि तुम उस लेवल पर नहीं हो, इसलिए तुम्हें वही काम करने चाहिए जो तुम्हारी पहचान के हिसाब से सही हो। नहीं तो तुम्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है। ये कहकर जिया ने अपनी उंगली पर लगा फाउंडेशन शीशे में राशि की परछाई पर रगड़ा, यहाँ तक कि उसकी उंगली साफ करने की भी कोशिश की। राशि को पहले से ही सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब उसका चेहरा और भी खराब हो गया था। जिया के हर शब्द के साथ उसका चेहरा पीला पड़ रहा था। जिया ने न सिर्फ राशि के रिएक्शन को नजरअंदाज किया, बल्कि उसका मजाक उड़ाती रही। देखो अपनी तरफ, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। अगर मैं तुम्हें ये दे भी दूं तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम बोतल से कुछ निकाल पाओगे? तुम इसे बहुत जोर से निचोड़ने पर भी इसमें से कुछ नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि यह सिर्फ मेरे अंगूठे के निशान से ही काम करेगा। तुम हर बार जब तुम इसे इस्तेमाल करना चाहो तो मुझसे इसे खोलने के लिए नहीं कह सकते, है ना? और हाँ, एक बार जब तुम ये प्रोडक्ट ट्राई कर लोगी तो तुम कोई दूसरा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहोगी, लेकिन तुम्हारे बॉयफ्रेंड की इनकम में वो तुम्हारे लिए ये हाई एंड ब्यूटी प्रोडक्ट कैसे खरीद पाएगा? मेरी प्यारी बहन, किसी को इतना लालची नहीं होना चाहिए अपनी औकात से बाहर की चीज पाने की कोशिश में। तुम्हें ऐसी चीजें खरीदनी चाहिए जो तुम्हारी स्किन और तुम्हारी पहचान के लिए सही हो। राशि का चेहरा पीला पड़ गया, लगभग नीला पड़ गया। अगर तुम सच में फ्लावर इस्तेमाल करना चाहती हो तो मैं फ्लावर पावर रिकमेंड करती हूँ। तुम उन्हें किसी भी ड्रग स्टोर पर ले सकती हो और मुझे लगता है कि वे प्रोडक्ट तुम्हारे लिए ज्यादा सही रहेंगे। ये ड्रग स्टोर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बहुत जल्दी बिक भी जाते हैं, इसीलिए जब ये रिलीज होंगे तो तुम्हें इनके लिए लड़ना पड़ेगा। तुम्हारे बॉयफ्रेंड की पॉपुलैरिटी के साथ भले ही तुम दोनों इसे न ले पाओ, तुम उसके फैन से मदद मांग सकती हो। पहले राशि ने जानबूझकर ब्रदर इन लॉ शब्द का जिक्र किया था, सिर्फ इसलिए ताकि वे सुन ले। वह चाहती थी कि वे जैसे बाहरी आदमी को पता चले कि जिया का न सिर्फ एक शुगर डैडी है, बल्कि उसकी छोटी बहन उस आदमी को अपना जीजा भी कह सकती है, जबकि जिया सिर्फ उसकी सीक्रेट मिस्ट्रेस थी। क्योंकि कपूर परिवार उसे अपनी बहू नहीं मानता था, इसलिए वे सभी जिया पर कपूर परिवार के बेटों में से एक की मिस्ट्रेस होने का इल्जाम लगाते। उसे अपने कामों पर कोई शर्म नहीं थी और सबसे बुरी बात यह थी कि उसने अपने परिवार को सबके सामने उसे अपना जीजा कहने दिया। इससे जिया की इस सिचुएशन पर खुशी और बढ़ जाती, लेकिन किसने उम्मीद की होगी कि जिया तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहकर जवाब देगी। राशि जानती थी कि जिया किसे अपना बॉयफ्रेंड कह रही थी। उसने अभी अभी इंडस्ट्री में डेब्यू किया था और वे पहले ही एक एग्रीमेंट पर पहुंच चुके थे। जब सही समय होता तो वे फैंस के बीच अफवाहें फैलने देते, लेकिन कभी मानते नहीं और पेपराजी से फोटो खिंचवाने से बचते। इस तरह वे फेम और पॉपुलैरिटी पा सकते थे। हालांकि जिया जिस तरह से कह रही थी, क्या इससे ये साबित नहीं होता कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है? लेकिन क्या वह सच में उसका बॉयफ्रेंड था? ये साफ तौर पर इस कुतिया का था। राजीव और उसके माता पिता के बिना उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं था। उसे एहसास हुआ कि बुरी तरह बेइज्जत होने और अपना सीक्रेट सामने आने के बाद वह कुछ नहीं कर सकती थी। फिर वेई की हल्की चीख निकली जब जिया ने फ्लावर से फाउंडेशन की पूरी बोतल कूड़ेदान में फेंक दी। राशि के चेहरे को घूरते हुए, जो अब नीले रंग का हो गया था, जिया ने कहा, मुझे दूसरों के साथ चीजें शेयर करना पसंद नहीं है। चूंकि तुमने इसे पहले ही छुआ है, इसलिए मैं इसे इस्तेमाल करने के बजाय फेंक देना पसंद करूंगी। जल्दी करो, अपना मेकअप खत्म करो और बाहर निकलो। फिर वह अपने सोफे पर वापस चली गई और अपने कंप्यूटर पर काम करती रही। जैसे ही राशि अपने सामने शीशे की तरफ मुड़ी, उस पर पहले के फाउंडेशन से 2 बड़े अक्षर लिखे थे, SB तारांकन क्षा B इक्वल्स चीनी में बेवकूफ। शीशे पर लिखे मोटे अक्षरों ने राशि का चेहरा पूरी तरह ढक दिया था। राशि गुस्से से पागल हो गई थी। दूसरी तरफ वेई को उस फाउंडेशन पर तरस आ रहा था जो बर्बाद हो गया था, लेकिन राशि के चेहरे पर गुस्से का भाव देखकर सब कुछ वसूल हो गया। ये देखकर कि कैमरे जल्द ही चलने वाले हैं, वेई ने राशि का मेकअप पूरा करने में अपना समय लिया। इस समय राशि को बुली किया गया और वह गुस्से से भर गई, इसीलिए वह वहां और नहीं रुकना चाहती थी। उसने अपने चेहरे पर मेकअप देखा और मन ही मन सोचा कि इसीलिए वेई को प्रोडक्शन क्रू का चीफ मेकअप आर्टिस्ट हायर किया गया था। उसने वेई को उसकी कोशिश के लिए धन्यवाद दिया और वेई की स्किल्स की तारीफ करने के बाद चली गई। कमरे से जाने से पहले उसने जिया को एक आंख भी नहीं झपकाई। राशि के जाने के बाद आखिरकार जिया टेबल पर बैठ गई। तारांकन 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 तारांकन। शूटिंग शुरू होने वाली थी। सभी डायरेक्टर और एक्टर वहां थे, जिसमें राहुल भी शामिल थी, लेकिन जिया कहीं नहीं दिख रही थी। क्या बात है, जिया कहाँ है? वह पहले सीन में है, वह अभी तक यहाँ क्यों नहीं है? पेन वेई ने इधर उधर देखा। जब उसने देखा कि जिया गायब है तो उसे गुस्सा आया। भले ही आपके पास बैकअप हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कोई एक्टिंग स्किल्स नहीं है, लेकिन आपको कम से कम प्रोफेशनल तो होना चाहिए। सेट पर देर से आना मंजूर नहीं था। जब पेन वेई ने पूछा तो राशि को इस बारे में बुरा लगा। उसे आखिरकार समझ में आया कि जिया ने उसे पहले अपना मेकअप करने की इजाजत क्यों दी थी। जिया अब वो इंसान थी जो उसे कभी कुछ नहीं देती थी, लेकिन जिया ने कुछ समय पहले जब जिया का ड्रेसिंग रूम संभाला था तो एक शब्द भी नहीं कहा, यहाँ तक कि राशि को पहले अपना मेकअप करने दिया था। जिया कितनी बदचलन थी। डायरेक्टर पेन, मैं जिया के साथ ही आई थी। वह आने के तुरंत बाद हेयर और मेकअप के लिए चली गई। मुझे यकीन है कि वह जल्द ही अपना मेकअप कर लेगी। राजीव जिया के लिए खड़ी होने ही वाली थी कि राहुल उससे पहले ही बोल पड़ी। ये सच है डायरेक्टर, मैं जिया के साथ ही आई थी और मैं उससे एंट्रेंस पर भी मिली थी।
लगभग 1 घंटा हो गया है, इसलिए मुझे यकीन है कि वह बहुत जल्द अपना मेकअप कर लेगी। करिश्मा, जिसने गलती की थी और राहुल के सामने अपनी इमेज ठीक करने की पूरी कोशिश कर रही थी, वह भी जिनकिन के लिए खड़ी हो गई। पेन वेई के पास अपना गुस्सा दबाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वह उन लोगों से नफरत करता था जो कनेक्शन लेकर आते थे। आखिर में उन्होंने बहुत देर तक इंतजार किया, लेकिन पेन वेई अब अपना गुस्सा रोक नहीं सका। वह गुस्से में चिल्लाया, वह ऐसा कौन सा मेकअप कर रही है जिसमें इतना समय लग रहा है? हम सब उसका इंतजार कर रहे हैं, क्या वह थोड़ी और प्रोफेशनल नहीं हो सकती? इससे पहले कि राहुल कुछ कह पाती, पेन वेई ने उसे बीच में ही टोक दिया। राहुल, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी बेइज्जती कर रहा हूँ, लेकिन इतने सालों से एक एक्टर होने के नाते तुम जानते हो कि समय की पाबंदी कितनी जरूरी है। वह एक नई एक्ट्रेस है और उसे जितना समय की पाबंदी होनी चाहिए वह उतनी नहीं है। क्या मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता? राहुल ने डायरेक्टर पेन को घूरा। डायरेक्टर पेन से ही थे, लेकिन किसी को भी अपनी प्यारी बहन पर चिल्लाने की इजाजत नहीं थी। बेशक तुम कर सकती हो, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं है कि क्या हुआ। अगर तुमने उस पर इल्जाम लगा दिया तो मुझे लगता है कि जिया किसी जरूरी काम की वजह से लेट हो गई। डायरेक्टर पेन के चेहरे पर कुछ नहीं बोल रहा था, जबकि राजीव ने सावधान नजर रखी। करिश्मा शांत रहने की कोशिश कर रही थी, जबकि राशि इससे खुश नहीं थी। सिर्फ लावण्या ने धीमी आवाज में कहा, जो सिर्फ उसे ही सुनाई दे रही थी। मैं सच में जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या हो रहा है कि वह वहां रुकी हुई है और देखना चाहती हूँ कि क्या मैंने उस पर इल्जाम लगाया है। डायरेक्टर, मैं जाकर देखती हूँ। बड़ी बहन काफी गुस्सैल है और बेहतर होगा कि मैं पहले उससे बात करूं, राशि ने तुरंत डरते हुए कहा। उसे जल्दी से जिया से बात करने का मौका ढूंढना था ताकि जिया उसकी पोल न खोल दे। जैसे ही राशि ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसे राहुल ने रोक दिया। तुम अपनी बहन के बिल्कुल करीब नहीं हो, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम उसकी मदद करने जा रहे हो? उसकी आंखों में चाकू की तरह तेज भाव था, जो राशि के दिल में चुभ रहा था। जिया इस मुलाकात के लिए तैयार नहीं थी। जैसे ही उसने उस गुस्से वाली नजर को देखा, उसका चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। तो ये जिया की गलती नहीं थी, ये तुम्हारी थी। राहुल कोई सवाल नहीं पूछ रही थी, यह एक बयान था। फिर सबने मुड़कर राशि को देखा। राशि को घर पर हमेशा वही मिलता था जो वह चाहती थी। जैसे ही वह अपने दोनों हाथ सीने पर रखती, उसकी मां चाहती तो उसे चांद तारे दे देती। साथ ही स्कूल के बच्चे भूले थे, अगर कोई उसके खिलाफ जाने की हिम्मत करता तो वह ठीक वैसा ही करती और जो चाहती थी वह पा लेती। इसीलिए राशि हमेशा सोचती थी कि उसे खास अधिकार मिले हुए हैं। हालांकि इस दिन उसे अवार्ड विनिंग एक्टर राहुल ने डांटा, जो आमतौर पर प्यार से और नर्म दिल से बात करने वाला था। राशि हैरान रह गई। उसने तुरंत अपनी छाती पकड़ ली, बेचारा सा चेहरा बनाया और अपनी आंखें लाल करके बात खत्म की। जैसे ही वह राहुल से पूछने वाली थी कि उसने ऐसा क्या किया जिससे वह नाराज हो गया, जिससे उसने उस पर इल्जाम लगाया, राहुल बोल पड़ी। तुम वहां हाथ रख रही हो, क्या तुम मुझे ये बताने की कोशिश कर रही हो कि तुम्हें दिल की बीमारी है और मुझे तुम पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था? अगर तुम बीमार हो तो तुम्हें एडमिट कर लेना चाहिए। तुम्हारे कपड़ों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम किसी गरीब परिवार से हो। मुझे यकीन है कि तुम्हारे माता पिता को तुम्हें डॉक्टर से मिलवाने और तुम्हारा इलाज कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या मैं सही हूँ? दूसरे शब्दों में, अगर तुम्हें दिल की बीमारी है तो तुम्हें चले जाना चाहिए। पेन वेई ने कंधे उचकाए और अपनी नाक को छुआ। अगर इन्वेस्टर्स चाहते थे कि वह शो में एक्टर्स को बदल दे तो उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन क्या इसका मतलब यह था कि शूटिंग शुरू होने से पहले वे आज चौथी बार टॉप लिस्ट में होंगे? राशि को उम्मीद नहीं थी कि राहुल के सामने उसकी चाल काम नहीं करेगी। उसे उस पर कोई रहम नहीं आया और उसने उसे प्रोडक्शन से निकालने की धमकी भी दी। उसकी आंखों से आंसू निकलने ही वाले थे कि उसने जल्दी से खुद को समझाया, नहीं ऐसा नहीं है। राहुल, प्लीज मुझे गलत मत समझना। तो क्या तुम प्लीज मुझे बता सकती हो कि जिया यहाँ क्यों नहीं है? जब राहुल उसे घूरती रही तो राशि घबरा गई और राजीव की तरफ मुड़ी। उसके बाद वह दुखी होकर रोई, भाई अगर कोई और होता तो राजीव उसकी मदद करता, लेकिन उसके ठीक सामने खड़ा इंसान उसका आइडल और इंडस्ट्री में सीनियर था। राहुल की आंखें और भी ठंडी हो गईं जब उसने राजीव को देखा। तुम्हें ये पता है? राजीव ने जल्दी से उसे हाथ मिलाया और बात को गलत बताया, मुझे नहीं पता। वो वे वहाँ क्या हाल है? जिया को इतनी देर क्यों लग रही है? हम कम से कम 30 मिनट से सिर्फ उसका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हें 1 घंटा और इंतजार करना होगा। कॉल के दूसरी तरफ से वो वेई की आवाज आई। क्योंकि यह साफ था कि राहुल गुस्से में थी और किसी को भी जिया को पकड़ने नहीं देगी, इसलिए पान वेई ने सोचा कि मेकअप आर्टिस्ट वेई को फोन करके उसे स्पीकर पर रखना ही सबसे अच्छा है। पान वेई को साफ तौर पर उम्मीद नहीं थी कि उन्हें अभी भी 1 घंटा और इंतजार करना होगा और वह तुरंत भड़क गई। उसे क्या हो गया है? तुम्हें अभी 1 घंटा और क्यों चाहिए? क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ हर कोई जिया का इंतजार कर रहा है? वह नहीं हो सकती है, लेकिन क्या वह कम से कम थोड़ा और प्रोफेशनल बर्ताव नहीं कर सकती? फिर दूसरी तरफ से वेई की थोड़ी नाराजगी भरी आवाज आई। डायरेक्टर पेन, आपको इसके लिए जिया को दोष नहीं देना चाहिए। वह सुबह सुबह यहाँ आई थी और 1.5 घंटे तक इंतजार किया। लेकिन राशि, हे भगवान, मैं उससे बहुत थक गया हूँ। उसका तो बस एक छोटा सा रोल है, लेकिन वह सुबह सुबह ड्रेसिंग रूम में आई और मुझसे अपना मेकअप करने के लिए कहा। मैंने उसे जाने के लिए कहा, लेकिन फिर उसने मुझसे कहा कि वह जिया की छोटी बहन है। फिर 5 मिनट बाद जिया उसे ले आई और उसे जाने के लिए कहा और कहा कि वह अपना मेकअप कहीं और करे। राशि ने मना कर दिया और जिया से पहले अपना मेकअप करवाने पर अड़ी रही। पेन वेई को इतना गुस्सा आया कि उसकी आंखें बाहर निकलने वाली थीं। उसने तुमसे कहा था कि पहले अपना करो और तुमने किया। क्या तुम्हें नहीं पता कि मेन लीड के सबसे ज्यादा सीन होते हैं? तुम्हें पहले फीमेल लीड का करना चाहिए था। डायरेक्टर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही सिर्फ मैं ही यह समझती हूँ। जिस लेडी को आपने रोल के लिए ढूंढा है उसे हॉट की बीमारी है। जब मैंने उसे जाने को कहा तो वह अपनी छाती पकड़ने लगी और जब जिया ने उसे जाने को कहा तो उसने ठीक वैसा ही किया। उसने कहा कि अब से हर दिन वह जिया वाला ही ड्रेसिंग रूम इस्तेमाल करेगी और यहाँ तक कहा कि उसे दूसरों के साथ चीजें शेयर करना पसंद नहीं है। उसने यहाँ दूसरी एक्ट्रेस के साथ वही कमरा इस्तेमाल करने से मना कर दिया। फिर वह फ्लावर भी इस्तेमाल करना चाहती थी जो जिया का था। जिया के पास अपना फाउंडेशन फेंकने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। डायरेक्टर पेन, मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको इतनी अजीब एक्ट्रेस कहाँ से मिल गई? वह न सिर्फ इंडस्ट्री में कोई नहीं है, बल्कि क्या वह इतनी छोटी राजकुमारी बनना बंद कर सकती है? वेई को पता नहीं था कि वह स्पीकर मूड में आ गया है, इसीलिए उसने डायरेक्टर पेन से शिकायत करना शुरू कर दिया। वह सालों से उनके साथ काम कर रही थी और सेट पर उनकी सबसे करीबी कलीग्स में से एक मानी जाती थी, जिससे वह उनसे इतने सीधे तरीके से बात कर पाती थी। वेई के हर शब्द के साथ राशि का चेहरा बहुत पीला पड़ गया और समय बीतने के साथ राहुल की आंखों में और भी बेरहमी आ गई। तो जिया अपने ड्रेसिंग रूम में राशि का मेकअप होने का इंतजार कर रही थी। हालांकि डायरेक्टर पेन वेई से पूछ रहे थे, लेकिन उनकी नजरें जिया पर टिकी थीं। यह बहुत ही भयानक नजारा था और राशि डर के मारे कांपने लगी। वह इतनी डरी हुई थी कि लगभग बेहोश हो गई। उसने मुड़कर आवाज लगाई,
भाई ही, हाँ, हम और क्या कर सकते थे? क्या हमें उसे सेट पर ही हार्ट अटैक आने देना चाहिए? डायरेक्टर, ये लोग हॉस्पिटल में होने के बजाय सेट पर क्यों हैं? क्योंकि उसे एक नई एक्ट्रेस के तौर पर इतना बड़ा रोल मिला जिसके पास पहले कोई काम नहीं था, तो इसका मतलब है कि उसे घर वापस जाना होगा। वह उसकी जिंदगी मुश्किल क्यों बना रही है? मैंने ये भी सुना है कि उसका एक बॉयफ्रेंड भी है जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, कोई मशहूर आदमी। क्योंकि वह इतना जाना माना है तो वह उसे उसकी भयानक हालत में सेट पर नहीं आने देता, सिर्फ इसलिए कि वह अपने इलाज के लिए पैसे कमा सके, है ना? इन बातों के साथ जब राशि मुसीबत में पड़ी थी तो वह राजीव को भरोसे से देख रहा था। भीड़ ने अनजाने में बॉयफ्रेंड शब्द सुनते ही राजीव की तरफ रुख किया। राजीव का दिमाग उसी समय फट गया। उसने कभी राशि को अपनी गर्लफ्रेंड मानने के बारे में नहीं सोचा था। इस पल उसे आखिरकार एहसास हुआ कि राशि को अपने साथ एक ही प्रोडक्शन में लेकर उसने कितनी बड़ी गलती की थी। राशि भले ही प्यारी दिखती हो और एक समझदार औरत हो, लेकिन वह जिया के साथ होने की अफवाह फैलाना पसंद करेगा, जो पहली फीमेल लीड थी, क्योंकि इससे उसे ज्यादा फायदा होगा। भीड़ का सामना करते हुए राजीव ने अपना पोकर फेस बनाए रखने की कोशिश की ताकि यहाँ कोई यह न देख सके कि वह कितना दोषी महसूस कर रहा है। डायरेक्टर पैन ने कॉल खत्म की और राशि की ओर मुड़ा, जिसका चेहरा अब सफेद पड़ गया था। उसका दिल पहले से ही बेकाबू होकर धड़क रहा था। तुम सिर्फ एक सपोर्टिंग रोल हो, लेकिन तुम फीमेल लीड का कमरा इस्तेमाल कर रही थी। तुमने हमारा सारा समय सिर्फ अपना मेकअप करवाने के लिए बर्बाद किया। तुम खुद को क्या समझती हो? पैन वेई हमेशा दूसरों पर चिल्लाते हुए अपनी कड़ी बातों के लिए जाना जाता था। उसे हाल ही में यह भी पता चला कि उनकी बॉस निहारिका को उसकी पोस्ट से निकाल दिया गया था। यहाँ सिर्फ जिया और राहुल ही ऐसे लोग थे जिनके साथ उसे अच्छा व्यवहार करना था। बाकी लोगों के लिए उसे अपनी पसंद के अनुसार उनके साथ व्यवहार करने का अधिकार था। इसलिए राशि उसके सेट पर बस एक बेकार एक्ट्रेस थी। उसे उसके सेट पर होने से कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि दूसरे बॉस ने पहले ही कह दिया था कि वह तब तक यहाँ रह सकती है जब तक वह कोई परेशानी न करे। लेकिन अब हे पैन वेई के बेरहम मजाक का सामना करते हुए राशि की अपनी पूरी जिंदगी में इतनी बुरी बेइज्जती पहले कभी नहीं हुई थी। वह जानती थी कि भाई जी ने यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत मुश्किलें झेली हैं, इसलिए उसकी बातों का कोई मतलब नहीं होगा। वह जिया से मदद मांगना चाहती थी, लेकिन वह यहाँ नहीं थी। इसलिए राशि के पास डर से कांपते हुए पैन वेई के तीखे मजाक और सवालों को मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उसने खुद को समझाने की कोशिश करते हुए धीमी आवाज में माफी मांगी, मुझे माफ कर दो डायरेक्टर पैन। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। तुमने पहले ही इतनी मुसीबत खड़ी कर दी है, भले ही तुम जानबूझकर ऐसा नहीं कर रही हो। अगर तुमने ऐसा किया है तो क्या अभी मुझे ये ड्रामा फिल्माने की जरूरत है? राशि ने अपने होंठ काट लिए। उसे शर्मा रही थी और वह रोने ही वाली थी। वह मुड़ी और मदद के लिए लावण्या की तरफ देखा। हालांकि जब उसे पता चला कि जिया का बॉस कितना पावरफुल है तो लावण्या को टिया और करिश्मा की पोस्ट को लाइक करने का पछतावा हुआ। इसलिए जब राशि उसकी तरफ मुड़ी तो लावण्या गुस्से से आग बबूला हो रही थी। उसने उस दिन टिया की वजह से ही राशि की मदद की थी। राशि आखिर कौन थी? क्या वह उसे जानती थी? जब राहुल पहले से ही बहुत गुस्से में थी तो राशि उसे मुसीबत में क्यों डालने की कोशिश कर रही थी? तुम मुझे क्यों देख रही हो? राशि, मुझे लगता है कि सिस्टर वेई सही कह रही हैं। अगर तुम्हें दिल की कोई बीमारी है तो तुम्हें इलाज करवाना चाहिए था। देखो तुम कितने जिद्दी हो। तुम फीमेल लीड का कमरा इस्तेमाल करना चाहते थे, जिससे देर हुई और हमारा सारा टाइम बर्बाद हुआ। तुमने इतने पैसे भी बर्बाद किए, लेकिन तुम्हारी हेल्थ कंडीशन की वजह से हम में से कोई भी तुमसे कुछ बुरा कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। ये सेट उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचती हो, और ये तुम्हारे लिए थकाने वाला भी हो सकता है। तुम्हें सेट पर रुकना है या नहीं, ये तय करने से पहले तुम्हें सच में सोचना चाहिए। राशि, जिसका चेहरा पहले से ही पीला था, लावण्या का जवाब सुनकर भूत जैसा सफेद पड़ गया। अब सर्दी थी और पसीना आना बहुत मुश्किल था, लेकिन राशि के चेहरे पर पहले से ही पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें थीं। पैन वेई, जो शुरू में राशि पर चिल्लाना चाहता था और उसे क्रू से बाहर निकालना चाहता था, उसे खुद को रोकना पड़ा। आखिर में उसके पास अपनी आवाज धीमी करने और उसे सबसे समझाने के अलावा कोई चारा नहीं था। राशि, वह ड्रेसिंग रूम सिर्फ राशि के लिए है क्योंकि वह मेन फीमेल लीड है। उसके पास सबसे ज्यादा कपड़े हैं, साथ ही बाल और मेकअप भी, जिसका मतलब है कि उसे सबसे ज्यादा समय लगेगा। अगर वह जल्द से जल्द अपना मेकअप पूरा नहीं कर पाती तो पूरे सेट को उसका इंतजार करना पड़ता, ठीक वैसे ही जैसे अभी हो रहा है। हमने न सिर्फ पैसे बर्बाद किए हैं बल्कि कीमती समय भी बर्बाद किया है। क्या तुम समझ रही हो? राशि ने सोचा था कि लेक्चर के बाद पैन वेई उसे माफ कर देगी, इसीलिए उसने बात मानते हुए सिर हिलाया। डायरेक्टर पैन, मैं पहले कभी सेट पर नहीं गई, इसीलिए मैंने इस प्रॉब्लम के बारे में कभी नहीं सोचा। मैं वादा करती हूँ कि मैं भविष्य में ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगी। साथ ही वेई को जिया का एक्सक्लूसिव मेकअप आर्टिस्ट अपॉइंट किया गया है, तुम्हारा नहीं। सिर्फ इसलिए कि तुम्हें दूसरों के साथ चीजें शेयर करने की आदत नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम फीमेल लीड का ड्रेसिंग रूम इस्तेमाल करो। राशि को लगा कि पैन वेई ने उसका मजाक उड़ाया है। वह जानती थी कि वह ऐसा करने के काबिल नहीं है, लेकिन जिया की चीजें छीन लेना उसकी आदत थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा करके वह यहाँ सबको इतनी परेशानी में डाल देगी। अगर उसे इस बारे में पता होता तो वह ऐसा नहीं करती। इस समय राशि ने इसका सारा इल्जाम जिया पर डाल दिया। उसे 100% यकीन था कि जिया ने उसके साथ बहुत बुरा प्रैंक किया है। जैसे ही वह माफी मांगने वाली थी, डायरेक्टर पैन फिर से बोल पड़े, मैंने पहले ही एक से ज्यादा बार सुना है कि तुम्हें दिल की बीमारी है। जियानी सही कह रही है। अगर तुम ठीक नहीं हो तो तुम्हें अपनी बीमारी के इलाज में ज्यादा एक्टिव रहना चाहिए। भले ही तुम्हारे ज्यादा एक्शन सीन नहीं होंगे, फिर भी कुछ ऐसे हैं जो तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब जोंग किंग आखिरकार गो परिवार की यंग मिस्ट्रेस बनी तो उन्हें एहसास हुआ कि असली राजकुमारी जोंग नुआनुआन थी, जोंग किंग नहीं। इसलिए उन्होंने उसे सर्दियों में पानी से भिगोकर सजा दी, जिससे वह पूरी तरह बर्फ से ढक गई। तुम्हारी हेल्थ कंडीशन इस सीन को झेल नहीं पाएगी। असल में आज तुमने जो किया है, मैं इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकता और तुम्हें जाने के लिए कहना होगा। लेकिन तुम अभी भी जवान हो और मैं युवा एक्टर्स को दूसरा मौका देने को तैयार हूँ, भले ही उन्होंने गलती की हो। अगर मैंने तुम्हारे जाने की घोषणा की तो मैं तुम्हें एक शॉट में बर्बाद कर दूंगा और टिया की तरह तुम्हारी रेपुटेशन खराब कर दूंगा। इसलिए तुम आज वीबो पर एक पोस्ट जारी करोगे जिसमें ये घोषणा करोगे कि तुम्हें सेट पर पहले दिन हार्ट अटैक आया था और सेट पर प्रोग्रेस में देरी न हो, इसके लिए तुमने अपनी शर्तों पर जाने का फैसला किया है। राशि की आंखें और चौड़ी होती गईं। आखिरकार उसे प्रोडक्शन क्रू में शामिल होने का मौका मिल गया था और यह उसका पहली बार एक्टिंग करने का मौका था। हालांकि शो में उसका रोल विलेन का था, फिर भी इस बात की संभावना थी कि वह इस रोल की वजह से फेमस हो जाए। हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट आने से पहले ही उसका नाम कई बार हटाया और फिर वापस जोड़ा जा चुका था। उसके माता पिता ने उसे यहाँ लाने के लिए बहुत मुश्किलें उठाई थी, लेकिन शूटिंग के पहले ही दिन उसे नौकरी से निकाल दिया गया। डायरेक्टर पैन, जो हुआ उसके लिए मुझे सच में अफसोस है। प्लीज मुझे एक और मौका दो। ये सब इसलिए है क्योंकि जिया मेरी बड़ी बहन है। वह हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छी रही है, इसलिए मुझे उसके आसपास रहने की आदत है, चाहे हम कुछ भी करें।
मेरा सच में कोई बुरा इरादा नहीं था। मैं वादा करती हूँ कि मैं फिर कभी उसका ड्रेसिंग रूम इस्तेमाल नहीं करूंगी और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपना रोल पूरी तरह से पूरा करूंगी। मेरे शरीर में कोई दिक्कत नहीं है। अगर शूट के दौरान कुछ भी गलत होता है तो मैं उसके लिए जिम्मेदार होंगी। डायरेक्टर पैन, प्लीज मुझे एक और मौका दो, यह मेरा पहला शो है। डायरेक्टर पैन अभी भी उसे रिजेक्ट करने के लिए सही शब्द ढूंढ रही थी, लेकिन राहुल एक बार फिर बोल पड़ी। तुमने किसी और का ड्रेसिंग रूम छीन लिया और जब मालिक उसे वापस लेने की कोशिश कर रहा था तो तुमने उसे यह कहकर धमकाया कि तुम्हें अजीब लग रहा है। लेकिन अब तुम डायरेक्टर से कह रही हो कि तुम्हारे शरीर की हालत इतनी अच्छी है कि तुम बिना किसी दिक्कत के सीन पूरा कर सकती हो। क्या इसका मतलब है कि तुम्हारी दिल की हालत असल में सिर्फ एक झूठ थी? राशि हकलाते हुए बोली, नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, क्योंकि यह झूठ नहीं है तो प्रोडक्शन क्रू तुम्हें क्यों इस्तेमाल करे? तुम कभी भी बीमार पड़ सकती हो। अगर कुछ हो गया तो क्या तुम्हारी वजह से प्रोडक्शन में देरी नहीं होगी? राशि ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं वादा करती हूँ कि मैं प्रोडक्शन क्रू के लिए कोई देरी नहीं करूंगी। मैं शूटिंग के दौरान बीमार नहीं पड़ूंगी। लेकिन राहुल जाने नहीं दे रही थी। क्या इसका मतलब यह है कि तुम अपनी दिल की बीमारी का बहाना बनाकर जो चाहती हो उसे पा रही हो? एक ऐसी एक्ट्रेस जिसके पास कोई बेसिक मैनर्स नहीं है और ऊपर से इतनी खराब पर्सनैलिटी। मैं तुम्हारे जैसे किसी के साथ काम करने से मना करती हूँ। भले ही तुम अब से जिया का ड्रेसिंग रूम इस्तेमाल करना बंद कर दो, फिर भी तुम उसका फूल मांग सकती हो। तब हम क्या करेंगे? अगर इसके बाद तुम्हें उसका आउटफिट चाहिए तो क्या होगा? हर बार जब तुम्हें वह नहीं मिलेगा जो तुम चाहती हो तो तुम कहोगी कि तुम्हें अटैक आ रहा है। हमारे लिए शूट खत्म करना नामुमकिन होगा। फिर राहुल डायरेक्टर पैन की ओर मुड़ा। डायरेक्टर, मुझे लगता है कि हमें खुश होना चाहिए कि हमें शूट शुरू होने से पहले ही इतने सीरियस मामले के बारे में पता चल गया। अगर हम आधे रास्ते में होते या आखिर तक पहुंच जाते तो यह एक बुरा सपना होता। डायरेक्टर पैन ने सहमति में सिर हिलाया, आप सही कह रहे हैं। इतना कहकर वह राशि की ओर मुड़ा, जिसके चेहरे पर पहले से ही आंसू बह रहे थे और वह अभी भी अपने हाथों को सीने से लगाए हुए थी। आपके काम और हेल्थ कंडीशन इस प्रोडक्शन क्रू के लिए सही नहीं है। यह कोई डिस्कशन नहीं है। मैं आपसे जाने के लिए कह रहा हूँ। अगर आप खुद यह नहीं कर सकते ऑनलाइन पोस्ट जारी करके तो मैं आपके लिए कर दूंगा। मैं आप जैसे किसी को अपने सेट पर रखने से मना करता हूँ। राशि को अचानक लगा कि दुनिया उसके चारों ओर घूम रही है। वो ट्रिक्स जो उसने पूरी जिंदगी इतनी कामयाबी से इस्तेमाल की थी अब फेल हो गई थी। उनसे न सिर्फ कोई मदद नहीं मिली बल्कि उसे परेशानी भी हुई। वो इस हालात से कैसे निपट सकती थी? ये सब जिया की गलती थी। उसी कमीनी ने उसे इस हालत में डाला था। उसने जरूर ये जानबूझकर किया होगा, उसे इस जाल में फंसाने के लिए, उसके इसमें फंसने का इंतजार करने के लिए। जैसे ही ये ख्याल उसके दिमाग में आ रहे थे राशि अचानक गिर पड़ी। राशि, जब उसने राशि को जमीन पर बेहोश पड़ा देखा तो राजीव जोर जोर से रोने लगा। डायरेक्टर भी घबरा गया और जल्दी से पैरामेडिक्स को मौके पर बुलाया। जब सब लोग घबराए हुए थे पानवेई सदमे में था और जल्दी से राजीव से बोला, तुम उसके बॉयफ्रेंड हो? क्या उससे पहले कभी ऐसे एपिसोड हुए हैं? अब हमें क्या करना चाहिए? लेकिन राजीव ने उसके सवालों का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने खुद को समझाने की कोशिश की। मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। मैं जिया के करीब हूँ इसलिए मैं उसे जानता हूँ। हम सब इससे पहले एक ही स्कूल में पढ़े थे। खुद को समझाना बंद करो। डायरेक्टर पैन तुमसे पूछ रहे हैं कि हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। आज यहाँ खड़ी राहुल का ये रूप बहुत ही घिनौना था। उसने अपनी गोलियां अपने बैग में रखी थीं। डायरेक्टर ने जल्दी से किसी को दवा ढूंढने के लिए भेजा जो उसके बैग में थी, जैसा बताया गया था। जिया को इस हंगामे के बारे में पता चला और वह भी अपने ड्रेसिंग रूम से बाहर आ गई। राशि की हालत को देखते हुए अगर कोई अटैक होता तो अगर वह जानलेवा होता तो उसकी जान जरूर चली जाती। जिया ने देखा कि राशि के चारों ओर भीड़ लगी हुई थी और पैरामेडिक्स उसे फर्स्ट एड दे रहे थे। लेकिन आज पहला दिन था इसलिए पैरामेडिक्स इसके लिए तैयार नहीं थे। उनके पास काफी सामान नहीं था और इसलिए जिया ने दोनों डॉक्टरों को घबराते हुए और लगातार पूछते हुए भी देखा कि एम्बुलेंस कब आएगी। जिया $20 में खरीदी गई चांदी की सुइयों के साथ अपने कमरे से बाहर निकली और डॉक्टरों से कहा कि वे चले जाएं। सेट पर डॉक्टर सिर्फ पैरामेडिक्स थे जिन्हें खरोंच और घाव जैसी छोटी मोटी बीमारियों से निपटने की आदत थी। जब इस तरह की इमरजेंसी की बात आई तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसी इमरजेंसी का सामना नहीं किया था। इसलिए जब जिया ने उन्हें हटने के लिए कहा तो उन्होंने तुरंत उसके निर्देशों का पालन किया। पूरे क्रू के सामने ये सीन देखते हुए जिया ने राशि के पूरे शरीर पर 20 सुइयां चुभोईं और 10 सेकंड के अंदर राशि धीरे धीरे होश में आ गई। जैसे ही राशि धीरे धीरे होश में आई और उसने जिया को अपने सामने देखा वह कंफ्यूज हो गई। जिया, तुमने एक्यूपंक्चर सीखा है? ये बहुत कूल है। लगता है डायरेक्टर पैन सही थे। तुम ही नांगोंग लुवानलुआन के रोल के लिए सबसे सही हो। राहुल की चापलूसी जोरदार और साफ थी। करिश्मा के अंदर एक आग जल रही थी जो उसके ठीक बगल में खड़ी थी। अब उसे क्या करना चाहिए? युन जियाओ ने अपनी बड़ा चढ़ाकर तारीफ करना शुरू कर दिया था। क्या उसके पास कोई और रास्ता था? ये सच है जिया, तुम कमाल की हो। तुम्हें वो स्किल्स किसने सिखाई जिससे वह वापस जिंदा हो गई? अगर मैंने अपनी आंखों से न देखा होता तो मुझे यकीन नहीं होता। पैन वेई ने भी अपनी लेडी बॉस को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। आज तुम्हारे लिए भगवान का शुक्र है। अगर कुछ बुरा होता तो मुझे नहीं लगता कि यह शो चल पाता। डायरेक्टर पैन, ये ट्विस्ट और टर्न्स इस बात का इशारा है कि यह शो हिट होने वाला है। लावण्या साफ देख सकती थी कि यहाँ हर कोई जिया की चापलूसी करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कि राहुल, जो डायरेक्टर के प्रति बेपरवाह थी, जिया के साथ अच्छा बर्ताव करने लगी, जिससे पता चला कि उसका सपोर्ट किसी बहुत ताकतवर इंसान से ही हो रहा होगा। इसीलिए उसने भी ऐसा ही करने का फैसला किया। इस समय राजीव वहाँ एक अनजान इंसान की तरह था। उसे अपना कमेंट देने का सही समय नहीं मिल पा रहा था। बाकी सब लोग राहुल के नक्शे कदम पर चलते रहे और जिया की तारीफ करते रहे। बेचारी राशि, जो अभी अभी रेस्क्यू होकर जागी थी, उसे एहसास हुआ कि वह अपने अंदर बढ़ते गुस्से की वजह से बेहोश हो गई थी, जो धीरे धीरे होश में आ रहा था। वह भी एक क्रिटिकल सिचुएशन में थी और यह जिया था जिसने कभी मेडिसिन की पढ़ाई नहीं की थी, जिसने उसे ये सारी सुइयां चुभोई थी। राशि जानती थी कि वह भी सिर्फ इसलिए जागी हुई थी क्योंकि जिया ने उसके पूरे शरीर में सुइयां चुभोने से उसे दर्द हो रहा था। जिया ने उसकी जान नहीं बचाई। इससे भी जरूरी बात यह है कि वह यहाँ विक्टिम थी। उसकी देखभाल होनी चाहिए थी। वह अभी भी जमीन पर पड़ी थी और उनमें से कोई भी उसे उठाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। वे सब बस जिया की तारीफ करने की कोशिश कर रहे थे, जो उसके लिए देखना बहुत घिनौना था। राशि को गुस्सा आया। उसका चेहरा एक बार फिर पीला पड़ गया। आखिर में क्योंकि कोई उसे उठने में मदद नहीं कर रहा था, इसलिए राशि ने खुद बैठने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह हिली, जिया ने उससे कहा, तुम्हें हिलना नहीं चाहिए। तुम अब जाग सकती हो, लेकिन तुम्हें हॉस्पिटल में चेकअप करवाना चाहिए। मैंने पहले ही माँ को फोन करके 6th सिटी हॉस्पिटल में तुमसे मिलने के लिए कहा है। एम्बुलेंस जल्द ही यहाँ आ जाएगी। जब एम्बुलेंस बाद में यहाँ आएगी तो पक्का हंगामा होगा। मैंने पहले ही पेपराजी को इसके बारे में बता दिया है ताकि वे इस घटना की रिपोर्ट कर सकें। इससे हमें तुम्हारे रोल के लिए एक्टर बदलने के बारे में समझाने में मदद मिलेगी। एक बार जब आप पोस्ट रिलीज कर देंगे तो हम भी आपको दिलासा देने के लिए खड़े होंगे।
इससे पूरी सिचुएशन लोगों की नज़र में खराब नहीं दिखेगी। राशि, अगर आप बीमार हैं तो आपका इलाज होना चाहिए। यह मत सोचिए कि यह कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि आप जवान हैं। अगर यह जिया की वजह से नहीं होता तो शूटिंग के पहले ही दिन सेट पर किसी की मौत हो सकती थी। राशि को बहुत बेइज्जत महसूस हुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसे इस बात से नफरत थी कि जिया एक वैम्पायर जैसी थी। जिया ने उसकी मां से सारे न्यूट्रिएंट्स छीन लिए थे जिससे वह इतनी सुंदर दिखती थी, जबकि राशि टूटे हुए शरीर के साथ पैदा हुई थी। इन वजहों से वह जिया की चीजें क्यों नहीं छीन सकती थी। जिया को राशि के आगे झुकने से मना करने का क्या हक था। उसे इन सब लोगों की मदद से राशि को बेइज्जत करने की ताकत किसने दी। आखिरकार एम्बुलेंस आ गई और राशि को हॉस्पिटल भेजा गया। राशि एक वीक में हाल ही में ठीक से आराम नहीं कर पाए, इसलिए मुझे बीमार महसूस हुआ। मेरे पास शो में मिला पहला रोल छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। ये बहुत दुख की बात है कि मैं आगे नहीं बढ़ पाए। आज एम्बुलेंस बुलाने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया और डायरेक्टर पैन को उनके प्यार और देखभाल के लिए शुक्रिया। मुझे बहुत दुख है कि मैंने ऐसा किया। प्रोडक्शन में इतनी देरी। राशि ने यह नहीं बताया कि उसे क्या तकलीफ थी और वह हिस्सा भी नहीं दिखाया जहां उसकी बड़ी बहन ने उसे बचाया था। हालांकि उसने कभी एक्टिंग नहीं की थी, फिर भी राशि एक बेहतरीन म्यूजिशियन के तौर पर जानी जाती थी। उसकी आवाज़ भी कानों को अच्छी लगती थी, इसीलिए उसके हजारों फैन थे। सब पूछ रहे थे कि उसे क्या हुआ, लेकिन राशि चुप रही। राशि का प्लान अभी चुप रहने का था। कुछ दिनों बाद उसने कहा कि उसे सेट पर बहुत अजीब लग रहा है, इसीलिए उसने अपनी बड़ी बहन का ड्रेसिंग रूम इस्तेमाल करने का फैसला किया। लेकिन प्रोडक्शन क्रू भड़क गया और उसे सेट से निकाल दिया। लेकिन इससे पहले कि राशि कुछ कर पाती, सेट पर किसी ने आज सेट पर जो हुआ उसका खुलासा कर दिया। राशि को जिया की चीजें लेने की आदत थी। जैसे ही जिया मना करती, राशि उसकी बड़ी बहन को उसके दिल की बीमारी की धमकी देती। उसकी इसी बुरी आदत की वजह से आज सेट पर हर कोई परेशान था। डायरेक्टर चाहते थे कि वह चली जाए। उसने अपनी हॉट की कंडीशन का बहाना बनाया और जाने से मना कर दिया। आखिर में राहुल ने भीड़ के सामने उसे लेक्चर दिया, जिससे राशि ट्रिगर होने की वजह से बेहोश हो गई। खुशकिस्मती से जिया उसे बचाने में कामयाब रही, जिससे उसकी जान बच गई। इसके बाद राशि के वीवो अकाउंट पर कई पोस्ट आए। डायरेक्टर पेन वी अब अपना इलाज करवाना आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। उम्मीद है कि आप जल्द ही ठीक हो जाएंगी। राहुल वी, हमने बस एम्बुलेंस को कॉल किया जिसने आपको बचाया, वह असल में आपकी बहन जिया थी। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसी अच्छी बहन की कदर करना सीखेगी। करिश्मा वी, आपकी बहन कमाल की है। मुझे सच में आपसे जलन होती है। काश मेरी भी कोई बड़ी बहन होती। राहुल अपनी छोटी बहन का बदला ले रहा था। हालांकि उसके आदमियों ने कुछ ही घंटों तक इसकी जांच की थी, लेकिन यह उसके लिए जिंग परिवार की पूरी तरह से जांच करने के लिए काफी था, जिसमें यह भी शामिल था कि कैसे राशि बचपन से ही जिया को उसकी हॉट की बीमारी का बहाना बनाकर बुली करता आ रहा है। ये बेईमान कपल, जो जिया के बायोलॉजिकल पेरेंट्स भी नहीं थे, जिया के पेरेंट्स होने के नाम पर उसकी छोटी बहन का फायदा उठा रहे थे। उन्होंने उसे फिल्म स्कूल में सिर्फ इसलिए भेजा ताकि वह उनके लिए ज्यादा पैसे कमा सके। इसमें उसकी शादी भी शामिल थी। उसने शादी सिर्फ अपनी कंपनी बचाने के लिए की थी। राहुल का गुस्सा फूटने वाला था। उसकी छोटी बहन को उनके परिवार में एक राजकुमारी माना जाता था, लेकिन न सिर्फ उसे हटा दिया गया बल्कि उसे बेशर्मी से बुली भी किया गया। जब से उसकी बहन को बुली किया गया, वह उन्हें एक एक करके बुली करता और उनसे 100 गुना ज्यादा बुरा बदला लेता। राहुल से माफी मांगने के लिए करिश्मा ने भी जल्दी से जिया के बारे में कमेंट किया। जिन लोगों ने अंदर के आदमी द्वारा बताई गई खबर देखी थी, उन्हें अभी भी उस पर शक था, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि यह सच है या नहीं। जब लोगों ने देखा कि कैसे सेट पर सभी लोग राशि की प्रोफाइल पर कमेंट कर रहे थे, हर कोई इसे सच मानने लगा। जब वे शूटिंग कर रहे थे तो राजीव जिया से बात करने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन राहुल हमेशा उसके बगल में रहता था। वह या तो उससे बात कर रहा होता था या उसके साथ स्क्रिप्ट पर बात कर रहा होता था, और राजीव उन्हें बीच में नहीं रोक सकता था। पूरे दिन नाकाम कोशिशों के बाद राहुल को लगा कि राजीव डिप्रेस्ड हो गया है। एक छोड़ी हुई विधवा की तरह राजीव पूरे दिन उसे थोड़ी जलन और नफरत से घूर रही थी। आखिरकार जब उस दिन का काम खत्म हुआ तो राजीव जिया से मिला और उसे घर भेजने का मौका पाने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि जिया कपूर परिवार की यंग मिस्ट्रेस थी और वह नहीं चाहती थी कि किसी को इस बारे में पता चले, इसलिए बेहतर होगा कि वह उसे घर भेज दे। फिर उसने राहुल की आवाज़ सुनी, तुम कहाँ रहती हो, मैं तुम्हें वापस घर भेज सकता हूँ। राजीव चुप रह गया। हालांकि जिया को अच्छी तरह पता था कि राहुल जानबूझकर उसे परेशान कर रही है, लेकिन उसे इससे कोई नफरत नहीं थी। लेकिन भले ही उसे घर वाले आदमी से प्यार न हो, फिर भी उसकी शादी उससे हुई थी। साथ ही घर वाला भी हैंडसम था और राहुल से कम नहीं था। इसलिए जिया ने राहुल को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, ऑफर करने के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे घर भेजने के लिए यहाँ कोई है। राहुल अब अपनी छोटी बहन को परेशान नहीं करता था। जब तक वह जीटीबी को उसे परेशान करने से रोक पाता, उसे कोई दिक्कत नहीं थी। वह अभी भी अपने आदमियों से यह पता लगवा सकता था कि उसकी बहन की शादी किससे हुई है। चाहे उसे किसी को भी बेचा जाए, वह ये पक्का करेगा कि दूसरी पार्टी को उसकी छोटी बहन के साथ किए गए काम पर पछतावा हो। जिया, क्या तुम्हारा ड्राइवर तुम्हें लेने आ रहा है? आज मेरा यहाँ पहला दिन है और यह इतना लास्ट मिनट था कि मैंने कोई इंतजाम नहीं किया। क्या तुम मुझे भी घर छोड़ दोगी? जब राजीव और राहुल दोनों ऐसा नहीं कर पाए तो सान्या, जो सेट पर नया था, ने अचानक जिया का हाथ पकड़ लिया। इस समय सेट पर सभी जरूरी किरदारों का भविष्य अब जिया के मूड पर निर्भर करता था। उन्होंने जिया के गुस्सैल स्वभाव के बारे में जो कुछ भी सीखा था, उससे इस औरत को जरूर सबक सिखाया जाएगा। लेकिन बस इतना हुआ कि जिया ने उसके हाथ से छुड़ाए, सान्या को देखा और कहा, जरूर, लेकिन हो सकता है हम एक ही दिशा में न जा रहे हों। कोई बात नहीं, चूंकि तुम गाड़ी नहीं चला रहे हो तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी अगर तुम कहीं और चले जाओ, है ना? दूसरा आदमी अभी भी उससे चिपका हुआ था। मिस जिया, आप कहाँ जाना चाहेंगी? मैं आपको भी वहाँ भेज सकता हूँ। राजीव जिया की मदद करने ही वाला था कि वह परेशान करने वाला प्लास्टर हटा दे जो उस पर चिपका हुआ था, लेकिन राहुल एक बार फिर उससे एक कदम आगे थी। राजीव अब सच में बहुत उदास थी। ऐसा क्यों लगा कि राहुल ये जानबूझकर कर रही थी? सान्या मुस्कुराई और बोली, थैंक यू राहुल, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि मेरे लिए जिया शियान के साथ घर जाना बेहतर है। नहीं तो दूसरे लोग सोच सकते हैं कि मैं तुम्हारे करीब रहकर फेमस होने की कोशिश कर रही हूँ, या अगर उन्हें लगा कि हम एक जोड़ी हैं तो यह और भी बुरा होगा। राहुल को चिंता थी कि इससे उसकी छोटी बहन को परेशानी होगी और उसने जिया से पूछा, क्या तुम्हारे पास उसे घर भेजने का समय है? अगर नहीं है तो मेरा असिस्टेंट उसे घर भी छोड़ सकता है। जिया ने सान्या को देखा और पूछा, मैं साउथ गेट की तरफ जा रही हूँ। तुम क्या कह रही हो? सान्या की आंखें चमक उठी जब उसने जवाब दिया, क्या इत्तेफाक है, मैं भी साउथ गेट की तरफ जा रही हूँ। चूंकि हम एक ही जगह जा रहे हैं तो मैं उसे घर भेज दूंगी। राहुल के पास कोई और चारा नहीं था। उसने सान्या को देखा, सिर हिलाया और चला गया। सान्या का जोश बहुत परेशान करने वाला था। वह प्लास्टर के टुकड़े की तरह थी जो जिया पर चिपक गया था। सान्या की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाने के बाद वह कुछ ही सेकंड में वापस आ गई। कुछ बार ऐसा करने के बाद जिया ने दोबारा ऐसा करने की जहमत नहीं उठाई, बस वान यूहिंग को जो करना था करने दिया।
जब वे दोनों उस जगह से बाहर निकले और कार में बैठे तभी राहुल बाहर निकली। यांग मई, जो दूर खड़ी थी, ने पूरा सीन देखा और महसूस किया कि उसका दिल गुस्से से जल रहा है। वह लगभग पागल हो गई थी, अपने अंदर के राक्षस को एक बार फिर बाहर निकालने वाली थी। हालांकि जब उसे उस सुबह राहुल की आंखों में जो भाव थे वे याद आए तो उसके पास वहां से जल्दी से निकलने के अलावा कोई चारा नहीं था। पीछे सिर्फ राजीव बचा था। जिया का ऑफिशियल बॉयफ्रेंड होने के बावजूद आज उसे उससे एक भी बात कहने का मौका नहीं मिला। आखिर में वह और बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने जिया को टेक्स्ट करने का फैसला किया। जिया, मुझे माफ करने के लिए मुझे क्या करना होगा? क्या तुम जानती हो कि तुम मुझे दुख दे रही हो? हमेशा की तरह उसका मैसेज भेजा गया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। राजीव बहुत देर तक चलता रहा। हर बार जब उसका फोन बजता तो वह तुरंत चेक करता, इस उम्मीद में कि जिया का जवाब होगा। लेकिन आधी रात तक भी दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसने एक नया नंबर भी बदल लिया जिसका मतलब था कि उसने मैसेज पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। राजीव को इतना पछतावा हुआ, उसका दिल बैठ गया था। ये लड़की जो हमेशा उसके साथ रहती थी अब उससे और दूर होती जा रही थी। अगर वह उससे बात करने की कोशिश भी करता तो वह पहले ही हजारों मील दूर होती। तारांकन 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 तारांकन। कार में वापस आकर जिया ने आराम करने की कोशिश करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं, जबकि सान्या उत्सुकता से उसके चारों ओर देख रही थी। वह बाईं ओर मुड़ रही थी और बिना आराम किए दाईं ओर देख रही थी। जब कपूर परिवार के ड्राइवर ने सोचा कि शायद यह महिला यंग मिस्ट्रेस में दिलचस्पी रखती है तो सान्या ने मुड़कर बाहर का नजारा देखा। थोड़ी देर बाद जब ड्राइवर ने उसकी तरफ नहीं देखा तो उसने मुड़कर एक बार फिर जिया के चेहरे को देखा। फिर जिया ने अपनी आंखें खोली और दूसरी व्यक्ति को घूरते हुए उससे मोहक लहजे में पूछा, शायद मेरे चेहरे पर कोई फूल खिला है? सान्या को इस बात की जरा भी शर्म नहीं आई कि वह पकड़ी गई। इसके बजाय उसने मुस्कुराते हुए जिया की तारीफ की, हाँ यह अभी अभी खिला है। ये बहुत सुंदर लग रहा है, लगभग स्पाइडर लिली जैसा। सुंदर और आकर्षक। जिया की खूबसूरत आड़ू जैसी आंखें चालाकी से सिकुड़ गईं, जबकि उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं यहाँ हूँ। हालांकि उन दोनों ने दो अलग अलग पते दिए थे, लेकिन कपूर परिवार के लिए काम करने वाले ड्राइवर को पता था कि उसे पहले अपनी यंग मिस्ट्रेस को घर भेजना है। सान्या, जो थोड़ी देर से रिएक्ट कर रही थी, ने धीरे से ऊपर देखा, ये देखते हुए कि जिया पहले ही कार से उतर चुकी थी। वह तेजी से उसके पीछे दौड़ी और बोली, तुम यहाँ हो? मैं भी, मुझे लगता है कि मैं भी तुम्हारे पीछे आऊंगी। ये कहकर वह एक प्लास्टर की तरह काम कर रही थी, एक बार फिर खुद को जिया से चिपका रही थी। ड्राइवर उनके पीछे नहीं गया क्योंकि कपूर परिवार के पास अपनी यंग मिस्ट्रेस की सुरक्षा के लिए आदमी थे, इसलिए उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि उस औरत के कोई बुरे इरादे हो सकते हैं। ये साउथ गेट का सिटी सेंटर था जो दुनिया भर की लग्जरी चीजों से भरा हुआ था। एक औरत होने के नाते जिसके बैंक अकाउंट में लाखों थे, उसने कभी खुद के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। वह एक दुकान से दूसरी दुकान तक समुद्र में तैरती मछली की तरह आसानी से जाती थी। रैक से कपड़े चुनने के बाद वह उन्हें पैक करवाकर अपने घर भेज देती थी। कपूर परिवार के बॉडीगार्ड्स को जिया को दूर से बचाने का ऑर्डर दिया गया था, इसलिए जब जिया फिटिंग रूम में कपड़े ट्राई कर रही थी तो वे स्टोर के एंट्रेंस पर ही खड़े हो गए। हालांकि 1 घंटे बाद बॉडीगार्ड्स को पता चला कि उनकी यंग मिस्ट्रेस गायब हो गई है। वजह यह थी कि यंग मिस्ट्रेस एक फिटिंग रूम में कपड़े ट्राई कर रही थी जो सीधे दूसरी मंजिल से जुड़ा था और दूसरी मंजिल पर एक और एग्जिट था। जब तक वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे वह कहीं नहीं मिली थी। बॉडीगार्ड्स के पास जियान को इसकी रिपोर्ट करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उनकी नाकाबिलियत के बारे में लेक्चर देने के बाद जियान के पास अर्जुन को इसकी रिपोर्ट करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। एक्सीडेंट के बाद क्वाड्रिप्लेजिक हो जाने की वजह से कपूर परिवार उतना शांत नहीं था जितना लग रहा था। उसने जिया के पीछे आदमियों को इसलिए भेजा था ताकि दूसरे लोग उसकी वजह से उसे नुकसान न पहुंचा सकें। लेकिन जब जिया अचानक गायब हो गई और वे उसे पूरी बिल्डिंग में नहीं ढूंढ पाए तो अर्जुन ने सबसे पहले उसके क्रेडिट कार्ड बिल चेक किए। अगर वह अभी भी उसका इस्तेमाल कर रही थी तो इसका मतलब था कि वह अभी भी शॉपिंग कर रही थी। अगर वह नहीं कर रही थी तो इसका मतलब था कि दूसरी पार्टी जानबूझकर उसके आदमियों से बचकर भागी थी। अब बस यही सवाल बचा था कि क्या जिया भागना चाहती थी या उसके बगल में बैठी औरत। उसकी आंखों के सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन आ गई और स्क्रीन पर सीन बदलता रहा। ऐसा लगा जैसे पलक झपकते ही करीब 30 अलग अलग विंडो खुल गईं और जल्द ही उन्हें जिया का क्रेडिट कार्ड रिकॉर्ड मिल गया। जब उसने बैंक अकाउंट में बैलेंस देखा तो अर्जुन चुप हो गई। उसने एक भी पैसा इस्तेमाल नहीं किया। जिया के बैंक अकाउंट में उन 20 मिलियन के अलावा जिनका उसने पहले जिक्र किया था, जो एक इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल किए गए थे, जिसे कई नकली अकाउंट में बांटा गया था और मदर्स टेस्ट नाम की कंपनी में ट्रांसफर किया गया था, एक भी एक्स्ट्रा पैसा इस्तेमाल नहीं किया गया था। उसके आदमियों के मुताबिक वह पूरे दिन शॉपिंग कर रही थी और बहुत सारी चीजें खरीदी थी। तो वह किसके पैसे इस्तेमाल कर रही थी? जब उसने उस औरत के बारे में सोचा जो आज पूरे दिन जिया का पीछा कर रही थी तो अर्जुन ने धीरे से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ये पहले से ही साफ था कि उसने आज किसके पैसे इस्तेमाल किए थे। अगली चीज जो उसने की वह थी सान्या की जांच करना। उसके इंटेलिजेंस ने जल्दी से इन्वेस्टिगेशन की और उसे बताया कि सान्या के माता पिता कम उम्र में ही देश छोड़कर चले गए थे। वह अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की उम्मीद में देश वापस आ गई थी। उसने सबसे पहले मिरर वर्ल्ड ज्वाइन किया। बाकी के लिए उन्हें कुछ भी नहीं मिला, उसके आदमियों को भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिला। उसके होंठों का कोना धीरे धीरे ऊपर उठा। ऐसा लग रहा था कि उसकी पत्नी उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा छिपा रही थी। अचानक अर्जुन ने कुछ सोचा और उसके चेहरे पर मुस्कान और भी बड़ी हो गई। पहले ये क्यूरियोसिटी से भरी थी, धीरे धीरे शॉक में बदल गई और फिर आखिर में राहत की भावना में। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने अभी अभी उस दिन के बारे में सोचा था जब उसे हार्ट अटैक आया था और वह हॉस्पिटल में एडमिट था। उसे याद आया कि किसी ने बताया था कि उसने प्लीज कॉल मी गॉड ऑफ मेडिसिन नाम के इस व्यक्ति से 20 मिलियन खर्च करके गोलियां खरीदी थीं। लेकिन उसकी पत्नी के बैंक अकाउंट में एक भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था। क्या इसका मतलब यह था कि गोलियां उसकी पत्नी ने ही बनाई थीं? लेकिन वह ऐसा क्यों कहेगी कि यह साका की थीं? अर्जुन की आंखों में अंधेरा छा गया। आखिरकार अर्जुन ने जेयान से कहा, अभी के लिए आदमियों को वापस बुलाओ और यंग मिस्ट्रेस से कहो कि कपूर परिवार के पास इस समय काफी आदमी नहीं है, इसलिए हम अभी उसकी सुरक्षा नहीं करेंगे। अगर उसे और लोगों की जरूरत है तो उससे कहो कि वह तुम्हें इसके बारे में बताए। हालांकि जेयान को समझ नहीं आया कि अर्जुन किस बारे में बात कर रही थी, फिर भी उसने वही किया जो उसे बताया गया था। तारांकन 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 तारांकन। दूसरी ओर सान्या अभी भी प्लास्टर की तरह था, जान बचाने के लिए जिया से चिपका हुआ था। जिया ने हजारवीं बार दूसरे की पकड़ से अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही वह आजाद होती दूसरा इंसान 1 सेकंड में उसके पास वापस आ जाता। वे दोनों इसी तरह चलते रहे और अगर कोई ध्यान से देखता तो वे सच में एक कपल लगते। फिर वे आखिर में शहर के पीछे एक सुनसान गली में पहुंचे। गली का पिछला हिस्सा एक बड़े आंगन से जुड़ा था। जैसे ही जिया ने अपने ऊपर लगे इस प्लास्टर को छुड़ाने की कोशिश की, उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर चली गई। घर के लोगों ने पहले ही देख लिया था कि कैमरे से कौन आ रहा है, इसलिए जब उसने दरवाजा धक्का देकर खोला तो उन्होंने भी उसे अंदर से जल्दी से खोल दिया। जो दरवाजे पर था वह कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर रोजी था।
जैसे ही जिया आंगन में आई, जिया ने नफरत भरे लहजे में कहा, कोई लोहे का क्लैंप ले आओ और उसे मेरे ऊपर से हटा दो। ये औरत बहुत परेशान कर रही थी। ऐसा नहीं था कि उसे पता नहीं था कि जिया को दूसरों का छूना पसंद नहीं है, लेकिन वह फिर भी हाथ पकड़ने पर अड़ी रही। अगर ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि यह औरत अब उसकी शुगर डैडी थी, तो वह सच में उसके चारों ओर लिपटे हाथों को काट देना चाहती थी। रोजी ने अंदर आए आदमी को देखा और खुद को चिढ़ाने से रोक नहीं पाए। बिग बॉस, क्या उसने फिर से तुम्हारे साथ शुरू कर दिया? हम जिया ने मजाक उड़ाया और घर में चली गई। उन्हें आए हुए कितना समय हो गया है? काफी देर हो गई। वे हॉल में इंतजार कर रहे हैं। मुझे अंदर ले आओ ताकि मैं कपड़े बदल सकूं। जिया, मुझे अपने साथ चलने दो। जब सान्या ने सुना कि वह कपड़े बदलने जा रही है, तो वह तुरंत जिया से चिपक गई। हालांकि उसे जो जवाब मिला वह बहुत कड़ा था, भाड़ में जाओ। रोजी हंसे बिना नहीं रह सका। सान्या, तुम्हें बिग बॉस के सामने सच में खुद को काबू में रखना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि वह इन प्रॉब्लम्स के साथ पैदा हुई थी। सान्या ने अपनी खूबसूरत आंखें घुमाई और पूछा, ये पैदाइशी प्रॉब्लम कैसे है? ये साफ तौर पर उस सफेद कमल वाली कुतिया डोंग युएटों की वजह से है। जब उसने देखा कि जिया उसके प्रति उतनी चौकन्नी नहीं है, तो सान्या ने एक बार फिर जिया को गले लगाने का मौका लिया। अगर मैं उसे छूता और पकड़े रहूं तो बिग बॉस इससे ठीक हो जाएगी। फिर जिया का दूसरे इंसान की पकड़ से अपने हाथ हटाने वाला सीन फिर से दोहराया गया। सान्या एक ऐसे प्लास्टर के टुकड़े की तरह थी जिसे रोका नहीं जा सकता था। इसलिए आखिर में वह जिया के साथ ड्रेसिंग रूम में जाने में कामयाब रही। जब जिया कमरे से बाहर आई और दूसरी बार हॉन्गलू के सामने आई, तो उसने पहले से ही एक विक्सन मास्क लगा रखा था और एक सफेद कोट पहना हुआ था। बिग बॉस, क्या ये थोड़ा ज्यादा कैजुअल नहीं है? अगली बार जब कोई तुम्हें देखेगा तो तुम्हें पहचान लेगा। जिया ने अपनी आंखें घुमाई और सान्या को घूरा। क्या तुम्हें लगता है कि बाकी सब तुम्हारे जैसे हैं? तो तुम्हें लगता है कि मेरी आंखें दूसरों से अलग हैं? सान्या सीधा खड़ा था, बिग बॉस से तारीफ का इंतजार कर रहा था। सुंदर, तेज, समझदार और समझदार, जहरीला। सान्या खो गया था। जहरीला। सान्या को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने मुंह बनाया। अब वह जिया से बात नहीं करना चाहती थी। आओ, उससे मिलते हैं। हाँ बॉस। जाने से पहले रोजी ने सान्या की तरफ देखा। उसे बिग बॉस ने हमेशा रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन रोजी को कोई अंदाजा नहीं था कि सान्या को अभी उससे इतनी उम्मीद क्यों थी। तारांकन 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 तारांकन। प्रणीत अपनी व्हीलचेयर पर बैठा था और उसके पैरों पर एक मोटा कंबल था। जैसे ही उसने अपनी बाहों की थोड़ी ताकत लगाने की कोशिश की, उसके नाखूनों का बेस तुरंत सफेद हो गया। वह अपने दिल की धड़कन भी सुन सकता था। रोजी ने उन्हें बताया था कि डॉक्टर जे, जो यहाँ नहीं थी, बहुत काबिल थी और उनके पैरों को बचाने का चांस था, इसलिए उनके दादाजी उन्हें तुरंत यहाँ ले आए थे। उसके पैर 3 साल से बेकार थे। उन दिनों वह अपनी कंडीशन में मदद के लिए डॉक्टरों को ढूंढते हुए पूरी दुनिया घुमा था, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर सका। सिर्फ साका ही ऐसा कर सकती थी, लेकिन उसने उसका इलाज करने से मना कर दिया। अब जब उसके सबसे बुरे दिन खत्म हो गए थे, तो उसे आखिरकार उम्मीद दिखी। अब उसे उन दिनों का डर नहीं था जो हमेशा एक जैसे रहते थे, एक के बाद एक बेकार ज़ॉम्बी की तरह जीते हुए। उसे बस इस बात की चिंता थी कि यह नई उम्मीद जो उसे वापस मिली थी, वह एक बार फिर खत्म हो जाएगी। जब उन्होंने बाहर से आवाज़ें सुनी, तो मास्टर अग्रवाल और प्रणीत एंट्रेंस की तरफ मुड़े। वहां उन्होंने एक औरत को देखा जो सफेद कोट पहने हुए थी और उसका चेहरा एक फर वाले लोमड़ी के मास्क से ढका हुआ था, जो प्रोफेसर रोजी के पीछे खड़ी थी। औरत का फिगर मनमोहक था। भले ही उसने बहुत प्रोफेशनल कपड़े पहने हुए थे, फिर भी वह उसके अंदर से आने वाले मोहक आकर्षण को छिपा नहीं सका। उसने जो मास्क पहना था, वह उस पर चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई 1000 साल पुरानी लोमड़ी अभी अभी उन दरवाजों से अंदर आई हो। चाहे वो मास्टर अग्रवाल हो या प्रणीत, जब उन्होंने उस औरत को अपने सामने खड़ा देखा तो दोनों चौंक गए। वजह यह थी कि यह औरत बहुत जवान लग रही थी। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ये डॉक्टर जे हैं, लॉरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च की नई मेंबर। वह एक जनरल स्पेशलिस्ट हैं, खासकर नर्वस सिस्टम से निपटने में माहिर। नर्व से निपटने में उनकी स्किल्स बहुत बढ़िया हैं। कोई और डॉक्टर जे को हायर नहीं कर पाता। ये बहुत लकी है कि आपको उनका इलाज करने के लिए मिल गया। मास्टर अग्रवाल और प्रणीत दोनों अवाक रह गए। ऐसा लगा जैसे उन्होंने जो खरीदा था उसकी वजह से उन्हें ही कुछ मिला था। ये फीलिंग किसी मल्टीपल लेवल मार्केटिंग MLM स्कीम में जबरदस्ती डाले जाने जैसी थी। ऐसा लग रहा था भरोसे लायक नहीं। जिया रोजी के पीछे खड़ी होकर चुपचाप खड़ी रही। उसे पहले से ही इस बात की आदत थी कि रोजी उसकी मार्केटिंग कैसे कर रहा है। खैर, आप किसी से परफेक्ट होने की उम्मीद नहीं कर सकते, है ना? रोजी का ही उदाहरण लें। वह मेडिसिन में टैलेंटेड थी, जो पहले से ही बहुत मुश्किल था। आप उससे यह उम्मीद नहीं कर सकते थे कि वह बात करने में भी अच्छी होगी। वह जिया को प्रमोट करने की कोशिश करते हुए अपने मुंह से फूल नहीं उगा सकती थी। प्रोफेसर जे, क्या मैं आपको ऐसा कह सकता हूँ? हालांकि दूसरी पार्टी एक जवान औरत थी, फिर भी मास्टर जान उसके साथ बहुत पोलाइट थे। जरूर। जिया की आवाज़ में आलस था, जैसे हवा में पंख का एक टुकड़ा उड़ रहा हो। क्योंकि हम आपसे पहली बार मिल रहे हैं, हम जानना चाहते थे कि इससे पहले आपने न्यूरोसर्जरी के बारे में और कौन से केस किए हैं। क्योंकि सिर्फ बहुत स्किल्ड लोगों से ही बात करना मुश्किल होता है, इसलिए इन लोगों के पास कम से कम कुछ खास केस तो होंगे ही। यहाँ सबसे जरूरी बात यह थी कि प्रोफेसर रोजी के उसका जिक्र करने से पहले उनमें से किसी ने भी जे के बारे में नहीं सुना था। जिया मुस्कुराए। उसके लाल होंठ कांटों से भरे लाल गुलाब जैसे थे, जो खतरनाक रूप से मोहक लग रहे थे। नहीं, तुम मेरे पहले पेशेंट हो। हम कोई नहीं। मास्टर अग्रवाल घबरा गए जब उन्होंने हॉन्गलू को हैरानी से देखा। हॉन्गलू भी हैरान था। बिग बॉस बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे। उन्होंने पेशेंट को मनाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन अब बिग बॉस उन्हें बेरहमी से दूर धकेल रहे थे। ठीक है, क्योंकि कोई नहीं है, मैं पक्का करूंगा कि यंग मास्टर की सर्जरी सफल हो। क्योंकि वह पहले से ही इस हालत में है, क्या उनकी हालत और खराब हो सकती है? प्रणीत हैरान रह गए। लेकिन ये सही नहीं है। प्रणीत लू परिवार में बचा हुआ अकेला वंशज है और हमारे परिवार का अकेला वारिस है। अगर उसे कुछ हो गया तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं बच निकलूंगा? यह मेरी पहली न्यूरोसर्जरी है। भले ही मुझे अपनी रेपुटेशन की परवाह न हो, मैं लॉरेंस इंस्टीट्यूट को भी बर्बाद नहीं कर सकता, है ना? मास्टर अग्रवाल, अगर आप हर चीज में पक्का होना चाहते हैं तो यह एक पक्की जीत होगी। जब यह एक पक्की जीत है तो तुम्हें क्यों लगता है कि दूसरे तुम्हारे पास आएंगे? लू परिवार ऐसा नहीं है जो एक शानदार रेपुटेशन के साथ आता है। मैंने यंग मास्टर को सिर्फ इसलिए पाया क्योंकि मुझे खुद को फेमस करने के लिए उनकी जरूरत थी। तुम भी एक बिजनेसमैन हो और तुम्हें पता होना चाहिए कि रिस्क लेने का क्या मतलब होता है। हालांकि प्लीज बेफिक्र रहो। चूंकि हॉन्गलू ने लॉरेंस इंस्टीट्यूट के नाम पर तुम्हें मेरी सिफारिश करने की हिम्मत की है, इससे पता चलता है कि मैं इतना बुरा नहीं होऊंगा, है ना? मास्टर अग्रवाल अभी भी बहुत हिचकिचा रहे थे। ये सब इसलिए था क्योंकि उसके ठीक सामने खड़ा डॉक्टर बहुत जवान लग रहा था। प्रोफेसर जे, अगर आपको कोई दिक्कत न हो, क्या आप हमें अपनी उम्र बता सकते हैं? हाइट कोई दूरी नहीं है और उम्र भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक हीरो की शुरुआत से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिया हमेशा की तरह मुस्कुरा रही थी, शांत अंदाज में बात कर रही थी।
जब वह लू परिवार से बात कर रही थी तब भी वह उनके साथ बहुत कैजुअल बर्ताव कर रही थी। अगर आपको सच में जानना ही है तो मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। मैं इस साल 20 साल की हो गई हूँ। मास्टर अग्रवाल और प्रणीत को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उस पर पूरे घर में गहरी डरावनी शांति छा गई। थोड़ी देर बाद मास्टर अग्रवाल सवाल पूछते रहे क्योंकि वह हार नहीं मानना चाहते थे। प्रोफेसर जे, ये सुनने में बुरा लग सकता है लेकिन मुझे फिर भी पूछना है। आप जानते हैं कि प्रणीत मेरे परिवार का इकलौता पोता है। वह मेरे और अग्रवाल परिवार के लिए बहुत जरूरी है। जिया को इसकी आदत थी और उसे इससे निपटने में कोई दिक्कत नहीं थी। उसने आराम से अपनी बाहें खोली। उसका ऑरा और हरकतें ऐसी लग रही थी जैसे वह राजा हो। इसकी चिंता मत करो, तुम जारी रख सकती हो। मैं सोच रहा था कि तुम्हारे टीचर कौन थे, क्योंकि तुम इतनी जवान लड़की हो और तुम्हारी उम्र में तुम्हें अभी कॉलेज शुरू करना चाहिए था। भले ही तुम बहुत हो, तुम्हें अभी मास्टर्स डिग्री मिलनी चाहिए। तुम इतनी कम उम्र में न्यूरो स्पेशलिस्ट बन गई। कौन इतना खुशकिस्मत होगा कि उसे तुम जैसा जीनियस स्टूडेंट मिले। जिया को इस तरह के सवालों की आदत थी। पिछली जिंदगी में जब वह मशहूर हुई थी तो उसे भी ऐसे ही सवालों का सामना करना पड़ा था। हालांकि उस जिंदगी में जब उसे यह शक हुआ तब वह और भी छोटी थी। इसलिए जिया ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, मेरे जैसा जीनियस स्टूडेंट कौन चाहेगा। मास्टर अग्रवाल, अगर आप इसके बारे में सोचें तो आपको पता होना चाहिए कि यह नामुमकिन है, क्योंकि मैं ही दुनिया में अकेली बची हूं जो यंग मास्टर का इलाज कर सकती हूं। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने सब कुछ खुद सीखा है। तुमने सब कुछ खुद सीखा। मास्टर अग्रवाल जिया के अजीब तरीकों से इतने डर गए थे कि वह पहले से ही पसीने से लथपथ थे। तो प्रोफेसर जे, क्या आप अभी किसी स्कूल में लेक्चरर या प्रोफेसर हैं? जिया ने एक विनम्र मुस्कान दिखाई और जवाब दिया, मैं अभी कॉलेज के अपने दूसरे साल में हूं और मैं मेडिकल डिग्री के लिए पढ़ाई नहीं कर रही हूं। हम मास्टर अग्रवाल, जो हमेशा शांत और स्थिर आदमी थे, उन्हें इतना झटका लगा कि वह लगभग एक तरफ गिर ही गए। क्या बकवास है, उन्होंने उसे प्रोफेसर जे कहा, लेकिन फिर एक ऐसी लड़की को ले आए जो सिर्फ 20 साल की थी, अभी कॉलेज में है, मेडिकल स्कूल में नहीं। उन्हें लग रहा था कि उनके पोते के पैरों की सर्जरी होगी, लेकिन उसके बाद वे उन्हें बताएंगे कि उन्होंने उसका सिर काट दिया है। जब उन्होंने देखा कि प्रोफेसर रोजी और जिया अभी भी शांति से उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं तो मास्टर अग्रवाल के पास उन पर गुस्सा करने का भी समय नहीं था कि उन्होंने उन्हें बेवकूफ बनाया। इस समय उन्हें बस इस बात की चिंता थी कि दूसरी पार्टी ने जानबूझकर उन्हें यहां आने के लिए धोखा दिया है और उन्हें नुकसान पहुंचाने की योजना बना रही है। वह पहले से ही एक बुरे आदमी थे और उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि उनकी यहां जान चली जाएगी, लेकिन प्रणीत अभी भी जवान थे। मास्टर अग्रवाल ने जल्दी से प्रणीत की व्हीलचेयर पकड़ी और उसे कमरे से बाहर धकेलने ही वाले थे। वह दोनों की तरफ मुड़ा और बोला, प्रोफेसर होंग, मुझे लगता है कि हमें इस बारे में सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। प्लीज हमें माफ करें। जिया ने धीरे से अपनी छाती के सामने हाथ क्रॉस किए और मास्टर अग्रवाल से कहा, आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। एक बार जब आप अपना मौका चूक गए तो आपको दूसरा मौका नहीं मिल पाएगा। आपके परिवार में ही सिर्फ पैरालाइज्ड मरीज नहीं है, लेकिन मुझे फेमस होने के लिए सिर्फ एक की जरूरत है। जब ऐसा होगा तो मैं आपका इलाज करने से मना कर सकता हूं, भले ही आप मुझे अपने परिवार के 20% शेयर देने के लिए राजी हो जाएं। जिया की बात सुनते ही मास्टर अग्रवाल रुक गए। उनका शरीर तुरंत वहीं जम गया। उन्हें अचानक 3 साल पहले की बात याद आई जब प्रणीत पहली बार घायल हुआ था। उन्हें तांग सेक्स से साका मिला और दूसरी पार्टी ने अपने शेयर का 50% या उसके बराबर कैश मांगा, लेकिन उसके बेवकूफ बेटे ने उसे मना कर दिया, यहाँ तक कि साका पर चिल्लाया भी। आखिर में उन्हें एहसास हुआ कि प्रणीत का पैर कोई और ठीक नहीं कर सकता, इसीलिए वे एक बार फिर साका के पास गए और 50% शेयर देने के लिए राजी हो गए, जो उसने पहले मांगा था, लेकिन दूसरी पार्टी ने मना कर दिया। जब वे सब कुछ छोड़ने के लिए राजी हो गए तब भी साका ने उसका इलाज करने से मना कर दिया। उस समय वह साका से बहुत नफरत करता था। वह उसे इतनी बेरहम होने के लिए नफरत करता था। वह हमेशा खुद से सोचता था, काश भगवान मुझे दूसरा मौका देते। दादाजी, मैं सर्जरी के लिए रुकना चाहता हूँ। प्रणीत, जो व्हीलचेयर पर बैठी थी, अचानक चुप हो गई। मास्टर अग्रवाल की आंखों से आंसू बह रहे थे। जब एक्सीडेंट हुआ था तब प्रणीत ने एक बार भी शिकायत नहीं की थी। उसने न तो उसे और न ही अपने नाकाबिल बेटे को दोषी ठहराया, लेकिन मास्टर अग्रवाल अच्छी तरह जानते थे कि पिछले कुछ सालों में उनका पोता कितना निराश था। अब उनके सामने एक शानदार मौका था। भले ही यह सिर्फ एक सेकंड ईयर की कॉलेज स्टूडेंट थी जो मेडिकल स्टूडेंट नहीं थी, उनका पोता उसे एक मौका देने को तैयार था। उन्हें कितनी निराशा और बेचैनी हुई होगी कि प्रणीत इतने पक्के इरादे से इतना बड़ा फैसला ले पाए। उनके बगल में खड़े रोजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सही है, तुम्हें यह मौका नहीं छोड़ना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डॉक्टर जे अभी कौन सा मेजर पढ़ रही हैं। वह अभी भी एक एक्सपर्ट है जिन्हें लॉरेंस इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे पैसे देकर हायर किया है। क्या तुम्हें लगता है कि इंस्टीट्यूट के प्रोफेसरों में एनालिटिकल काबिलियत होगी जो आम किसानों से भी खराब होगी जिन्हें मेडिसिन के बारे में एक भी चीज़ नहीं पता? और हाँ, तुम्हें बेवकूफ़ बनाने की हमारी कोशिश का कोई मतलब नहीं है। हम अग्रवाल परिवार से 10% शेयर भी चाहते हैं, है ना? कैश, जिया ने कहा। लॉरेंस इंस्टीट्यूट के डिप्टी डायरेक्टर रोजी एक इमोशनलेस रोबोट की तरह थे और उन्होंने अनजाने में जिया के बाद दोहराया, ओह हाँ, हम असल में कैश पसंद करते हैं। जिया को अग्रवाल परिवार के शेयर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर वे उनके शेयर ले भी लेते तो भी अगर उनकी कंपनी दिवालिया हो जाती तो उन्हें उनकी मदद करने के लिए कोशिश करनी पड़ती। बेहतर होगा कि कैश लेकर चले जाएं। क्या कैश को अग्रवाल परिवार में छोड़ने के बजाय दूसरे इन्वेस्टमेंट में इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर नहीं होगा? मास्टर अग्रवाल जिया के अजीब तरीकों से कंफ्यूज हो रहे थे। उनका दिमाग चकरा गया था। इस समय मास्टर अग्रवाल अभी भी सोच रहे थे कि क्या प्रणीत ने सही फैसला लिया है और उन्हें उसे रोकना चाहिए या नहीं। हालांकि प्रणीत को एहसास हुआ कि प्रोफेसर रोजी ने जिया पर बहुत भरोसा और इज्जत दिखाई, इसलिए उन्होंने ये नतीजा निकाला कि डॉक्टर जे पक्का कोई आम इंसान नहीं थे। प्रणीत ने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान दी और कहा, ठीक है तो कैश, इसके बाद हम ये प्रोफेसर जे पर छोड़ देंगे। जैसे ही मेरे पैर ठीक हो जाएंगे मैं अग्रवाल परिवार के 10% शेयर कैश में बदलकर आपके पास ला दूंगा। जहां तक मेरी बात है, मैं तुम्हें अपना दोस्त मानूंगा। जिया ने हाथ हिलाकर जवाब दिया, इसकी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मुझे दोस्त बनाना पसंद नहीं है। हम यहाँ बस एक बिजनेस डील कर रहे हैं। अगली बार जब हम मिलेंगे तो कीमत इससे कहीं ज्यादा होगी। दोस्तों की बात करें तो उसका हमेशा फायदा उठाया जाता था। सान्या, जो आंगन में थी, एक बहुत अच्छा उदाहरण थी। उसने कुछ नहीं किया था और अपनी दौलत का 1/4 हिस्सा पाने में कामयाब रही। जिया जब भी इस बारे में सोचती उसका दिल दुखता था। प्रणीत, जो हमेशा शांत और शांत रहता था, जिया से इतना शर्मिंदा हुआ कि अजीब सा मुंह बना लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बातचीत कैसे जारी रखे, क्योंकि यह नॉर्मल नहीं थी। अगर उसका जवाब जरूर था तो क्या इससे वह बेवकूफ नहीं लगता? अगली बार जब उसे डॉक्टर से इलाज की जरूरत होगी तो कौन ज्यादा पैसे देने को राजी होगा? इस ट्रिप में उसका पहले ही बहुत पैसा खर्च हो चुका था। अगर वह कहता तुम बहुत बेरहम हो तो क्या इससे डॉक्टर को बुरा लगेगा? आखिर में प्रणीत ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ इसे छिपाया और बातचीत से आगे बढ़ गया। मैंने प्रोफेसर रोजी के इंस्ट्रक्शंस माने और आज सुबह से कुछ नहीं खाया है।
मुझे अब थोड़ी भूख लग रही है। हम प्रोफेसर जे से पूछना चाहते थे कि हम सर्जरी कब करेंगे। चूंकि उन्होंने इसे करने का फैसला कर लिया था, इसलिए प्रणीत ने इससे पीछे हटने से मना कर दिया। तुमने आज कुछ नहीं खाया? जिया हैरान रह गई। शाम के 8 बज चुके थे और सर्जरी के लिए यहाँ आने से पहले उसने 3 आइसक्रीम संडे भी खा लिए थे। क्या सर्जरी के लिए एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं होती? उसे सर्जरी से पहले खाना नहीं खाना चाहिए, है ना? मास्टर अग्रवाल को लगा कि जिया और भी ज्यादा शक करने लगा है। उस पल वह सच में प्रणीत को इस जगह से बाहर निकालना चाहते थे। मैं दूसरे डॉक्टरों जैसा नहीं हूँ। अगर आपकी सर्जरी भी हो रही है तो भी आप नॉर्मल तरीके से खा सकते हैं। मास्टर अग्रवाल और प्रणीत एक बार फिर जो कुछ उन्होंने सुना उससे हैरान रह गए। सर्जरी शुरू करने से पहले तुम खाना खा लो तो क्या? इसमें करीब 2 घंटे लगेंगे। अभी 8 बज रहे हैं, इसलिए सर्जरी करीब 10:30 बजे खत्म होगी। प्रणीत उससे सहमत होने ही वाला था, लेकिन आखिर में मास्टर अग्रवाल ने मना कर दिया। इसकी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम पहले ही पूरे दिन भूखे रह चुके हो, तो और 2 घंटे से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। प्रणीत ने सोचा और वह भी मान गया। वह जिया की तरफ मुड़ा और कहा, इस समय डिनर की जरूरत नहीं होगी। बाकी मैं तुम पर छोड़ता हूँ, प्रोफेसर जे। जिया को उनके जवाबों में कुछ भी गलत नहीं लगा। उसने सिर हिलाया और उन्हें जो करना था करने दिया। रोजी, उसे अंदर लाओ। ये कहकर वह हॉल से बाहर निकली और बाहर बने एक कमरे की तरफ चली गई। क्योंकि लॉरेंस इंस्टीट्यूट ने पहले ही साफ कर दिया था कि वे सबसे अच्छे मेडिकल इक्विपमेंट और माहौल देंगे, इसलिए उन्हें प्रणीत के साथ सिर्फ 2 लोगों को रखने की इजाजत थी। इसलिए मास्टर अग्रवाल को अपने बटले की मदद से सब कुछ खुद करना पड़ा। खुशकिस्मती से प्रोफेसर रोजी ने भी जरूरी इंतजाम कर रखे थे। प्रणीत को कपड़े बदलने से लेकर उन्हें ऑपरेटिंग थिएटर में लाने तक लॉरेंस इंस्टीट्यूट के प्रोफेशनल्स ने उनकी मदद की। इससे मास्टर अग्रवाल को थोड़ी तसल्ली हुई। जब प्रणीत थिएटर में अंदर आया तो रोजी भी उसके साथ था, मास्टर अग्रवाल और बूढ़े बटलर को पीछे छोड़कर, जो अभी भी ध्यान में था। मैंने इतनी लंबी जिंदगी जी है, लेकिन ये पहली बार है जब मैंने किसी को फैमिली कोर्टयार्ड में सर्जरी करते देखा है। मास्टर, लॉरेंस इंस्टीट्यूट थोड़ा भरोसे लायक नहीं लगता। असल में मास्टर अग्रवाल को भी अंदर से थोड़ी ठंड लग रही थी, लेकिन वही अकेला सहारा बचा था, इसलिए उसे डटे रहना पड़ा। रोजी ने पहले ही कहा था कि प्रोफेसर जे उसका इलाज कर पाएंगी। हमें उन पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि लॉरेंस इंस्टीट्यूट की रेप्यूटेशन दुनिया भर में सबसे अच्छी है। साथ ही इतने सालों बाद यही एकमात्र इंसान है जिसे रोजी ने हमें रिकमेंड किया है। शहर में कुछ हीरो छिपे हो सकते हैं, शायद हम इतने लकी थे कि हमें एक सच्चा हीरो मिला, और अगर यह सच है तो ये प्रणीत की किस्मत होगी। उस दौरान लॉरेंस इंस्टीट्यूट के स्टाफ मास्टर अग्रवाल को हॉल में वापस ले आए ताकि वे इंतजार करते समय चाय पी सकें। उनके पास एक जगह थी जो खास तौर पर उनके लिए डिजाइन की गई थी ताकि वे चाय पीते हुए नज़ारे का मजा ले सकें। लेकिन मास्टर अग्रवाल नज़ारे का मजा लेने के मूड में नहीं थे। वे ऑपरेटिंग थिएटर के बाहर इंतजार करना चाहते थे। हालांकि सबसे ठंडे दिन बीत चुके थे, लेकिन उस रात टेम्परेचर अभी भी काफी कम था। क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए स्टाफ उनके लिए एक इलेक्ट्रिक वार्म ले आया और हॉल में एक खूबसूरती से बनी लकड़ी की टेबल भी ले आया ताकि वे इंतजार करते समय चाय का मजा ले सकें। थोड़ी देर बाद 50 साल के 2 पुरुष डॉक्टर ऑपरेटिंग थिएटर से बाहर निकले। मास्टर अग्रवाल जल्दी से खड़े हुए और उनसे सर्जरी के बारे में अपडेट पूछा। सर्जरी शुरू हो चुकी है और मेन सर्जन प्रोफेसर जे हैं और प्रोफेसर रोजी उनकी असिस्टेंट हैं। क्योंकि हमें अंदर जरूरत नहीं होगी, इसलिए प्रोफेसर रोजी ने हमें जाने के लिए कहा। क्या? मास्टर अग्रवाल डर गए। प्रोफेसर जे और प्रोफेसर रोजी ही अंदर सर्जरी कर रहे हैं। डॉक्टरों ने मास्टर अग्रवाल की चिंता समझी और उन्हें आराम से समझाया। मास्टर अग्रवाल, प्लीज बेफिक्र रहिए। चूंकि आपने मरीज को सौंप दिया है, इसलिए हम उसकी जिंदगी को अपनी जिंदगी की तरह ट्रीट करेंगे। लॉरेंस इंस्टीट्यूट की यही स्पिरिट है। चूंकि प्रोफेसर रोजी ने हमें जाने दिया है, तो उनके ऐसा करने की कोई वजह जरूर होगी। आपने पहले ही लॉरेंस इंस्टीट्यूट को चुन लिया है, इसलिए प्लीज हमारे प्रोफेसरों पर भरोसा करें। दूसरे व्यक्ति की लॉजिकल बात सुनकर मास्टर अग्रवाल समझ गए कि उन्हें और सवाल नहीं पूछने चाहिए। चुपचाप इंतजार करते हुए धीरे धीरे समय बीतता गया। ऐसा लग रहा था जैसे वे जानबूझकर ऐसा कर रहे थे, लेकिन जब 2 घंटे के टाइम में सिर्फ 5 मिनट और बचे थे तो रोजी ने अंदर से दरवाजा खोला। मास्टर अग्रवाल एक्साइटमेंट में अपनी सीट से उठ खड़े हुए। बड़ी बड़ी आंखों से उन्होंने रोजी को कमरे से बाहर जाते देखा। उसके गले में बहुत सारे शब्द अटके हुए थे, लेकिन वह उन्हें अपने मुंह से निकाल नहीं पा रहा था। रोजी थकी हुई लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। उसने मास्टर अग्रवाल की तरफ देखा और मुस्कुराई। मास्टर अग्रवाल, प्लीज जितनी जल्दी हो सके अग्रवाल परिवार के हिस्से के 10% के बराबर पैसे दिलवा दीजिए। हमारा एक लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट है कि आपको सर्जरी पूरी होने के 15 दिनों के अंदर वह रकम देनी होगी। मास्टर अग्रवाल का मुंह खुला हुआ था, उनका जबड़ा जमीन पर था और उनकी आंखें चौड़ी खुली हुई थीं। उनका चेहरा हैरानी और यकीन न होने से भरा हुआ था जब उन्होंने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम्हारा हो गया? हॉर्नब्लू ने हंसते हुए जवाब दिया, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि यह असली चीज है और तुम्हें यह मौका नहीं गंवाना चाहिए। प्रोफेसर जे सच में न्यूरोसर्जरी की एक्सपर्ट हैं। इतने सालों तक मेडिकल इंडस्ट्री में रहने के बाद मैं उनसे बेहतर किसी से नहीं मिला। अगर वह कहती हैं कि वह उनका इलाज कर पाएंगी, तो इसका मतलब है कि यह निश्चित रूप से सफल होगा। लेकिन यंग मास्टर अग्रवाल कुछ सालों से हिलडुल नहीं पा रहे हैं और उन्हें मिली खास देखभाल के बावजूद उनकी मसल्स हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा कमजोर हो गई हैं। इन मामलों में ठीक होने में बहुत समय लग सकता है। अगर वह एक नॉर्मल इंसान बनना चाहते हैं जो बिना किसी दिक्कत के चल और दौड़ सके, तो उन्हें पूरी तरह ठीक होने में कम से कम 3-5 साल लगेंगे। बिना किसी दिक्कत के। मास्टर अग्रवाल ने इस एक बात पर ध्यान दिया और उन्हें लगा कि शायद उन्होंने गलत सुना है। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रणीत के पैर बुरी तरह खराब हो गए थे। जब तक प्रणीत एक बार फिर खड़ा हो सकता है और अपना ख्याल रख सकता है, वह बहुत शुक्रगुजार होगा। हालांकि प्रणीत की टूटी हुई नसें ऐसी थीं जिनसे दुनिया भर के स्पेशलिस्ट परेशान थे। हालांकि इस दिन जब उनकी सारी उम्मीदें टूट गई थीं, तो प्रोफेसर रोजी उन्हें बता रहे थे कि प्रणीत पूरी तरह ठीक हो जाएगा, जहां वह बिना किसी मुश्किल के चल और दौड़ भी सकेगा। मास्टर अग्रवाल इतने उत्साहित हो गए कि उन्हें लगभग हार्ट अटैक आ गया। हाँ, बिल्कुल सही, बिना किसी मुश्किल के। प्रोफेसर जे ने यंग मास्टर अग्रवाल के शरीर की टूटी हुई नसों को पहले ही ठीक कर दिया है। सर्जरी सफल रही और रिकवरी भी अच्छी लग रही है। क्योंकि यह न्यूरो डैमेज है और टूटी हुई हड्डी नहीं है, इसलिए यंग मास्टर अग्रवाल सर्जरी के 5 दिन बाद चलने और खड़े होने की कोशिश कर सकते हैं। आपको उन्हें रिकवरी पीरियड के दौरान ज्यादा बार खड़े होने और चलने देना चाहिए। लॉरेंस इंस्टीट्यूट में एक टीम भी है जो फिजियोथेरेपी में स्पेशलाइज करती है। अगर आप हमें इजाजत दें तो आप यंग मास्टर अग्रवाल को हमारी रिकवरी टीम को दे सकते हैं। इससे उन्हें कम से कम समय में ठीक होने में मदद मिलेगी। मास्टर अग्रवाल पूरी तरह से खुशी से भर गए, इतने कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। वह अपने साथ मौजूद बटलर की ओर मुड़े, जो पहले से ही खुशी के आंसुओं से लथपथ था। बटलर इतना एक्साइटेड हो गया कि वह अपनी पहचान भूल ही गया था और मास्टर अग्रवाल का हाथ पकड़कर बोला, ये बहुत बढ़िया है, यह अच्छी खबर है मास्टर। चलो यंग मास्टर अग्रवाल को उन्हें सौंप देते हैं ताकि वे उनकी रिकवरी में मदद कर सकें।
हाँ हाँ बिल्कुल। मास्टर अग्रवाल तुरंत मान गए और फिर रोजी की तरफ देखा। क्या प्रोफेसर जे अभी भी अंदर सर्जरी पूरी कर रही हैं? मुझे उन्हें पर्सनली थैंक यू बोलना है। वह अग्रवाल परिवार की रक्षक हैं। वह सर्जरी के बाद पहले ही जा चुकी हैं। इंस्टीट्यूट के डॉक्टर उनके लिए बाकी काम पूरा करेंगे। मास्टर अग्रवाल हैरान रह गए। वह पहले ही चली गईं। तो फिर प्रोफेसर जे कब वापस आएंगी? वह अक्सर इंस्टीट्यूट में नहीं होती। ज्यादातर समय वह हमसे तभी कॉन्टैक्ट करती हैं जब उन्हें कोई ऐसा केस मिलता है जिसमें उनकी दिलचस्पी होती है। वह इंस्टीट्यूट के लिए काम नहीं करती, वह बस इंस्टीट्यूट में एक पार्टनर हैं। तो फिर मैं उनका शुक्रिया कैसे अदा करूं? मास्टर अग्रवाल के दिल में निराशा का भाव आया। आप पहले से ही उन्हें अपने परिवार के हिस्से का 10% दे रहे हैं जो उनकी दी गई मदद के बराबर है। आपको उन्हें पर्सनली धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। मास्टर अग्रवाल ने सच में सोचा था कि इस सर्जरी से पहले ये छोटी लड़की भरोसे लायक नहीं है। हालांकि सर्जरी की सफलता के बाद मास्टर अग्रवाल ये कहे बिना नहीं रह सके कि यह सच है कि इस शहर में हीरो छिपे हुए हैं। इसी पल उसे समझ आया कि मेडिकल फील्ड का एक्सपर्ट एक सेकंड ईयर का कॉलेज स्टूडेंट क्यों होगा जो दूसरी डिग्री ले रहा हो। वजह आसान थी। जैसा कि प्रोफेसर रोजी ने बताया था, दुनिया के सभी स्पेशलिस्ट प्रणीत की कंडीशन का इलाज करने के तरीके खत्म कर चुके थे, लेकिन इस लड़की ने सिर्फ 2 घंटे में उसके पैर ठीक कर दिए। ऐसी स्किल्स के साथ वह दुनिया भर के सभी स्पेशलिस्ट के लिए प्रोफेसर बन सकती थी। वह मेडिकल स्कूल में क्यों फंसना चाहेगी? अगर वह जाती भी तो क्या वह उन्हें पढ़ाती या दूसरे उसे पढ़ाते? मास्टर अग्रवाल ने सच्चे दिल से रोजी की तरफ झुककर उन्हें दिल से धन्यवाद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर होंग, और प्लीज मेरा शुक्रिया प्रोफेसर जे तक भी पहुंचा दें। हम जल्द से जल्द आपको पैसे ट्रांसफर कर देंगे। प्लीज बेफिक्र रहें। रोजी ने सिर हिलाया। अगर आप चाहें तो अभी उनसे मिल सकते हैं। वह पहले से ही जाग चुके हैं। मास्टर अग्रवाल की आंखें चमक उठीं और वह जल्दी से कमरे में चले गए। जैसे ही वह ऑपरेशन थिएटर में घुसा, वह अपने सामने का सीन देखकर चौंक गया जो हाईटेक मेडिकल इक्विपमेंट से भरा था। क्योंकि लॉरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च की अकेली ब्रांच कैपिटल में थी, इसलिए उन्होंने पहले वहीं जाने का प्लान बनाया था। रोजी ने उन्हें बताया कि प्रोफेसर जे सिर्फ यहीं सर्जरी करेंगे। जब मास्टर अग्रवाल ने देखा कि सर्जरी से पहले ये जगह सिर्फ एक घर का आंगन थी, तो वह लगभग पागल हो गए। ये जगह महंगी लग रही थी, लेकिन ये सिर्फ एक घर जैसा था। यह कोई ठीक ठाक हॉस्पिटल जैसा भी नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने इस कमरे में बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट देखे, उसे यकीन हो गया। कोई हैरानी नहीं कि वे दुनिया के सबसे अच्छे मेडिकल इंस्टीट्यूट में से एक थे। उन्हें इतना सम्मान मिलने की कोई वजह जरूर थी। दादाजी। जब प्रणीत ने अपने दादाजी को कमरे में आते देखा तो उसकी आंखों में तुरंत आंसू आ गए। जब से वह उठा, उसे लगा जैसे वह अभी भी सपने में है। सबसे पहले उसने किसी को ये कहते हुए सुना, हमने तुम्हारे दोनों पैरों की टूटी हुई नसों को फिर से जोड़ दिया है। पक्का करो कि तुम पूरी तरह ठीक होने के लिए ज्यादा एक्सरसाइज करो। ये शब्द सुनकर प्रणीत की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच में काम कर गया है। वह तब तक कुछ नहीं कह सका जब तक मास्टर अग्रवाल कमरे में नहीं आ गए। मास्टर अग्रवाल पहले से ही आंसुओं से लथपथ थे। कुछ कदम आगे बढ़े और प्रणीत का हाथ पकड़ लिया। प्रणीत, सर्जरी सफल रही। तुम्हारे पैरों की नसें ठीक हो गई हैं। तुम 5 दिनों में जमीन पर चल पाओगे और फिजियोथेरेपी कर पाओगे। ये कहकर मास्टर अग्रवाल मुड़े और प्रणीत की जांघ पर चुटकी काटी। प्रणीत अचानक जोर से चिल्लाया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। मास्टर अग्रवाल इतने डर गए कि उन्होंने तुरंत अपना हाथ उठा लिया। जहां तक प्रणीत की बात है, वह एक ही समय में रो भी रहा था और हंस भी रहा था। दर्द हो रहा है दादाजी, दर्द हो रहा है। मास्टर अग्रवाल एक पल के लिए रुके, लेकिन जल्द ही वे भी रोने लगे। अगर दर्द हो रहा है तो अच्छा है। अच्छा है। रोजी, जिसने बाहर से चीख सुनी, कमरे में दौड़ा और पूछा, क्या हुआ? प्रोफेसर रोजी, मैं प्रणीत की जांघ पर चुटकी काट रहा था और उसने कहा कि दर्द हो रहा है। रोजी इन दोनों को एक थप्पड़ मारना चाहता था। मास्टर अग्रवाल, यंग मास्टर के पैरों की नसें पूरी तरह से जुड़ गई हैं। हालांकि बाहर कोई घाव नहीं है, फिर भी दोनों पैरों में अंदर से गंभीर चोटें हैं। आप उन्हें चुटकी काटकर बहुत दर्द देंगे, इसलिए आपको इस समय उनका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए और उन्हें चुटकी काटना बंद कर देना चाहिए। 5 दिन बाद जब दर्द नहीं होगा तो आपको जमीन पर चलना शुरू करना होगा। हाँ हाँ, मास्टर अग्रवाल ने सिर हिलाया। फिर रोजी ने प्रणीत की ओर मुड़कर कहा, अगर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो तुम यहाँ नर्सों से पेनकिलर मांग सकते हो, या तो गोली या इंजेक्शन, जैसा तुम्हें पसंद हो। प्रणीत ने अपना सिर हिलाया। इसकी जरूरत नहीं होगी, मुझे कोई गोली या इंजेक्शन नहीं चाहिए। ये वह दर्द था जो उसे 3 साल की निराशा और लाचारी के बाद आखिरकार मिला। तारांकन 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 तारांकन। जिया, ये वह डीएनए रिपोर्ट है जो रोजी ने मुझे तुम्हें देने के लिए कहा था। तुमने पैटर्निटी टेस्ट किसके साथ किया था? खाने के 2 अनुभवी शौकीन जिया और सान्या स्नैक स्ट्रीट पर एक मशहूर सीख की दुकान में पहले से ही बैठे थे। यह एक छोटी सी दुकान थी और दुकान के अंदर सिर्फ 3 टेबल ही लग सकती थीं। दुकान के सामने पार्किंग में 3 और टेबल थीं। हालांकि बैठने की जगह की कमी ने उन्हें एक अच्छी जगह बनने से नहीं रोका। सान्या हमेशा से इस जगह को आजमाना चाहती थी, इसलिए उसने पहले ही किसी से दुकान में अपनी सीट लगवा ली थी। यह एक मसालेदार हॉटपॉट रेस्टोरेंट था। मालिक डिश बनाता और उन्हें बड़ी प्लेटों में रखता। बड़ी प्लेटों के किनारों पर मसाले रखे होते, जिससे रेस्टोरेंट का नाम भी पड़ा, द प्लेट स्पाइसी हॉटपॉट। उनकी डिश अभी सर्व नहीं हुई थी कि सान्या को अचानक रोजी की बातें याद आ गईं, जो जिया को डीएनए रिपोर्ट दे रहे थे। जिया ने रिपोर्ट को आराम से लिया और अपने अनोखे धीमे लहजे में बात की। मुझे बस लगा कि मैं शर्मा परिवार से नहीं हूं, क्योंकि मैं उनके लिए बहुत सुंदर दिखती थी। उस परिवार में कोई भी मेरे जैसा नहीं दिखता। ये समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने पैटर्निटी टेस्ट कराने का फैसला किया। सान्या ने जिया को घूरा। उसका जबड़ा जमीन पर आ गया। तो यह कौन पर्सनैलिटी है जिससे तुम्हें पता चला कि तुम उनकी बायोलॉजिकल संतान नहीं हो? मुझे ये पता लगाने की जरूरत नहीं थी। क्या ये सच में जरूरी था? क्या यह ऐसी चीज नहीं है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सके? हम तो एक जैसे दिखते भी नहीं हैं और वे अपने दूसरे बच्चों की तुलना में मेरे साथ गलत बर्ताव कर रहे हैं। मैं उनकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं हूँ। क्या तुम्हें लगा कि वे अब भी मेरे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे? हम तो वह घमंडी कुतिया राशि तुम्हारी बायोलॉजिकल बहन भी नहीं है। क्या तुम किसान और सांप की कहानी दोहराने जा रही हो? ऐसा क्यों है कि तुम्हारी पहचान अलग होने के बावजूद तुम अभी भी वही सब झेल रही हो? जब भी सान्या डोंग युएतोंग के बारे में सोचती तो उसके शरीर का हर एक सेल उदास हो जाता। एक ही बात से तुम्हारा क्या मतलब है? डिप्रेशन से परेशान होने के अलावा क्या मेरी जिंदगी इतनी दुखी थी? नहीं था। तुम्हारे मंगेतर ने तुम्हारी छोटी बहन के साथ तुम्हें धोखा दिया है, जिसे तुमने पाला पोसा है। जब वे डोंग युएतोंग के बारे में बात कर रहे थे तो वह सच में समझ नहीं पा रही थी और जवाब की उम्मीद में जिया को घूर रही थी। फिर मालिक का बेटा उनकी टेबल पर आया। हालांकि यह बस एक छोटी सी दुकान थी। लड़के ने टेबल को एंटीसेप्टिक से अच्छी तरह साफ किया और फिर गीले कपड़े से पोंछ दिया। जब छोटा लड़का चला गया तो सान्या ने एक बार फिर कहा, क्या अभय राजवंश की आंखों में कुछ गड़बड़ है? जब वह जू परिवार का यंग मास्टर था तो वह उस कुतिया के प्यार में क्यों पड़ गया? अगर ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम्हें डिप्रेशन का पता चला था और तुम्हें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो मैं उसकी वीनी काट देता।
सान्या को गुस्से से भरा देखकर जिया मुस्कुराई। यह एक हल्की सी मुस्कान थी जिसमें थोड़ी बुराई भी थी। मैं इससे पहले डिप्रेस थी, इसलिए मैं कुछ बोलना या खुद को समझाना नहीं चाहती थी। लेकिन क्या तुम जानती हो कि वे दोनों क्यों और कैसे एक साथ आए? सान्या का मुंह फड़क उठा क्योंकि उसे इस बारे में बुरा लग रहा था। क्यों? जिया ने आंखें सिकुड़कर कहा, क्योंकि मैं उनसे परेशान थी और मैंने उन्हें ड्रग देने का फैसला किया था। जब सान्या का अंदाजा सही निकला तो उसका चेहरा कंफ्यूजन में फड़कने लगा। तुमने खुद को धोखा दिया। हाय मिस, आपके सारे बर्तन यहाँ हैं। अगर आपको कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। जैसे ही लड़के ने प्लेटें टेबल पर रखी, वह जिया को देखकर मुस्कुराया। जिया ने उसे आंख मारकर जवाब दिया और ओके का साइन दिया। लड़का बस एक टीनेज लड़का था और जाहिर है कि वह ऐसी फ्लर्ट वाली नजरों से खुद को रोक नहीं पाया। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया और वह भाग गया। जिया ने बीफ का एक टुकड़ा उठाया, उस पर साइड में चिली गार्लिक सॉस लगाया और उसे अपने मुंह में रख लिया। फिर उसने जवाब दिया, जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए तुम्हें इसे एक छोटे से अफेयर से मजेदार बनाना चाहिए। तुम्हारे चेहरे में क्या गड़बड़ है? जिया ने चिंता में सान्या की ओर मुड़कर पूछा। कुछ नहीं, ये वही औरत थी जिसने एक अफेयर की साजिश रची और सिर्फ 15 साल के एक छोटे लड़के के साथ फ्लर्ट करने की हिम्मत की। इसी औरत ने उस आदमी को सालों तक फंसाए रखा, उसे अपना हाथ भी नहीं पकड़ने दिया। क्या ऐसा कुछ था जो यह औरत नहीं करती? पहले उसे अभय राजवंश घिनौना लगता था, लेकिन अब उसे उसके लिए बुरा लग रहा था। इससे पता चलता है कि वह हमेशा बिग बॉस को प्यार भरी नजरों से क्यों देखता था, लेकिन आखिर में डोंग युएटोंग के साथ सो जाता था। जिया, तुमने पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट नहीं पढ़ी है। क्या ये जरूरी होगा? मुझे पता है कि हम बायोलॉजिकली रिलेटेड नहीं हैं, भले ही मैं अपने पैर की उंगलियों से सोचूं। जिया का ध्यान अपने सामने रखी डिश पर था और वह आराम से सवालों के जवाब दे रही थी। उसने रिपोर्ट भी नहीं खोली जो उसके बगल में रखी थी। सान्या ने रिपोर्ट पर नजर डाली, फिर जिया की तरफ मुड़ा। उसने रिपोर्ट खोली और कहा, फिर मैं खुद ही ले लूंगी। आखिर में ठीक वैसा ही हुआ जैसा जिया को उम्मीद थी। वह दूसरे इंसान से बायोलॉजिकली रिलेटेड नहीं थी। तुमने टेस्ट किसके साथ किया? सान्या ने पूछा। पिछले मालिक के माता पिता। तुम उनमें से किसी से रिलेटेड नहीं हो। तुम उनमें से किसी की नाजायज औलाद भी नहीं हो। जिया ने चेहरे पर शांत भाव के साथ जवाब दिया, ऐसा नहीं है कि तुम उनसे नहीं मिली हो। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा कोई हिस्सा उनमें से किसी जैसा है? ये सच है। सान्या ने सिर हिलाया और पूछना जारी रखा, जब तुम्हें पहले से पता है कि तुम उनकी बेटी नहीं हो तो तुमने पैटर्निटी टेस्ट क्यों करवाया? सबूत के तौर पर, जिया ने चेहरे पर खुशी के भाव के साथ कहा। सान्या को अचानक एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। जब बदला लेने और दूसरों को सबक सिखाने की बात आती है तो यहाँ इस औरत से बेहतर कोई नहीं कर सकता। कभी कभी वह इतनी परेशान करने वाली होती थी कि दूसरे लोग उससे छुटकारा पाना चाहते थे। वह माफ न करने वाली और नासमझ थी, इसीलिए जब वह मरी तो वे कातिल को नहीं ढूंढ पाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके बहुत सारे दुश्मन थे। ओह वैसे जिया, क्या तुम अब बस मेरा फायदा उठा रही हो? तुम मुझे बिग बॉस कहती थी, लेकिन अब तुम मुझे सिर्फ मेरे नाम से बुला रही हो। सान्या के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी जब उसने खुद को समझाया। ओह मैं बस प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हर समय तुम्हें फॉलो और ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैं बस तुम्हारे नए नाम की आदत डालने की कोशिश कर रही हूँ। क्या होगा अगर मेरी जबान फिसल गई? जिया ने धीरे से अपनी खूबसूरत लोमड़ी जैसी आंखें सिकुड़ी। उसे लगा कि यह औरत उसका फायदा उठा रही है। तुम्हें किसने मारा? क्या डोंग युएटोंग ने? नहीं। जिया अभी भी अपने खाने पर ध्यान दे रही थी और इस टॉपिक पर आगे बात करने से हिचकिचा रही थी। क्या सच में उसने मारा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नहीं। क्या उसमें इतनी हिम्मत है कि वह ऐसा कर सके? अगर सच में होती तो वह किसके साथ जीती? क्या बकवास है? क्या वह पागल हो गई है या उसका सिर टूट गया है? वह साफ जानती है कि तुम्हारे बिना वह कुछ भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी उसने तुमसे छुटकारा पाने का फैसला किया। क्या तुम्हें पक्का पता है? नहीं। सान्या हैरान रह गया। तुम्हें पक्का नहीं पता, लेकिन तुम मुझे इतना पक्का जवाब दे रहे हो? ये देखकर कि दूसरी पार्टी अभी भी धीरे धीरे अपने खाने का मजा ले रही थी, उसके सवाल की परवाह किए बिना सान्या ने त्योरियां चढ़ाई और पूछना जारी रखा, अच्छा उसके अलावा क्या कोई और है जो तुम्हें मरवाना चाहता है? बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मरवाना चाहते हैं। क्या मुझे एक एक करके उनका अंदाजा लगाना चाहिए? सान्या ने जवाब देने से पहले सोचा, ठीक है, तुम वैसे भी मर चुकी हो, क्योंकि अब तुम्हारी नई जिंदगी है, तुम्हें इसका पूरा मजा लेना चाहिए। लेकिन तुम सेंचुरी के जेड से कैसे मिली? जिया, तुम ये बात अपने तक कैसे रख सकती हो? तुमने मुझे ये भी नहीं बताया कि तुम उससे मिल रही हो। क्या तुमने सोचा था कि मैं डोंग युएटोंग की तरह तुम्हारे आदमी को भी छीन लूंगी? जिया, जो खा रही थी, जेड का नाम सुनते ही स्तब्ध रह गई। उसने ऊपर देखा और कहा, ये देखते हुए कि तुम्हारे न तो स्तन है और न ही बट तुम्हारा सपाट शरीर तो कार भी नहीं रो पाएगा। अगर आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर सके तो आगे बढ़ें। भाड़ में जाए। सान्या खुद को जोर से गाली देने से रोक नहीं पाए। तुम्हें इतना बुरा क्यों बनना पड़ा? तुम्हारा क्या मतलब था कि मेरे बूब्स और बट नहीं है? आह, तो तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? तुम्हें लगता है कि मेरी बॉडी ऐसी है जिसके लिए कार रुक जाएगी? सान्या को हमेशा लगता था कि उसका फिगर बिग बॉस से थोड़ा ही कम है। उसे नहीं पता था कि बिग बॉस असल में उसके बारे में ऐसा सोचते हैं। अगर कोई और होता तो सान्या इस आदमी को पीट देती, लेकिन यह उसका बिग बॉस था जिसे वह हरा नहीं सकती थी। सान्या को उदास देखकर जिया को बहुत अच्छा लगा। उसे उस आदमी का जिक्र क्यों करना पड़ा जिसके बारे में जिया बात नहीं करना चाहती थी। सान्या ने यह भी देखा कि जब वे जेड के बारे में बात करते थे तो जिया के एक्सप्रेशन बदल जाते थे। बिग बॉस, क्या ये हो सकता है कि उसी ने तुम्हें मारा हो? क्या ये सारा खाना तुम्हें चुप कराने के लिए काफी नहीं है? लेकिन सान्या ने हैरानी से जिया को तिरछी नजर से देखा। क्या सच में वह था? मुझे तो इस बात की भी परवाह नहीं है कि मैं क्यों या कैसे मरी, तो तुम्हें क्यों परवाह है? तुम्हें परवाह क्यों नहीं है? तुम पर बम गिरा था। अच्छा, क्या मैं अब जिंदा नहीं हूँ? बस बात करना बंद करो और खाओ। मैं बस जेड के बारे में जानना चाहती हूँ क्योंकि वह तुम्हारा पति है। मुझे यकीन है कि तुम जानती हो कि वह कौन है ना? जिया ने अपने बर्तन टेबल पर पटक दिए। सान्या को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं है और उसने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। फिर उसने अपने हाथ से मुंह बंद करने का इशारा किया। जिया आगे बढ़ी, उसके पतले हाथ सान्या की ठुड्डी तक पहुंचे। फिर उसने धीरे से उसे पकड़ लिया और जब दूसरा व्यक्ति पहले से ही उसके ऑरा से पूरी तरह दबा हुआ था तो उसने धीरे से कहा, वह मेरा पति नहीं है। अच्छी लड़की, अपना खाना खत्म करो और उसके बारे में बात करना बंद करो। सान्या शर्मा गई। उसने जल्दी से नीचे देखा और खाना शुरू कर दिया। हे भगवान, ये तो डरावना था। मुझे लगा कि मेरी पिटाई हो जाएगी। आमतौर पर वह पहले ही जिया से पिट चुकी होती, लेकिन बिग बॉस आज पूरी तरह से जेंटलमैन बन रहे थे। क्या ये हो सकता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसका दूसरा जन्म हुआ और उसका डिप्रेशन गायब हो गया, जिसकी वजह से वह इतनी जेंटल इंसान बन गई? झगड़ा कहाँ है? क्या हमने अभी बहुत सारा बीफ नहीं लिया था? मुझे लगा कि तुम्हें यह नहीं चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खत्म कर दिया। मैंने कब कहा कि मुझे यह नहीं चाहिए? मुझे बीफ बहुत पसंद है। तुम तो बस मतलबी हो। ये देखकर कि सान्या उसकी वजह से रोने वाला था, जिया अचानक अच्छे मूड में आ गई और जोर जोर से हंसने लगी।
वह पैर क्रॉस करके बैठ गई, उसका हाथ बगल वाली कुर्सी पर टिका हुआ था। उसने सान्या को देखा जो उसके सामने सीन बना रहा था, विलेन की तरह मुस्कुरा रहा था। मुझे सिस्टर जिया कहो और मैं तुम्हारे लिए एक और ऑर्डर कर दूंगी। जिया ये और जिया वह, सान्या को उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए था। सान्या ने मुंह बनाया और नर्म आवाज में कहा, सिस्टर जिया मुझे सच में बीफ चाहिए। जिया ने टेबल छोड़ने से पहले उसकी तरफ देखा, इधर रुको, मैं तुम्हारे लिए एक और लाती हूँ। जब वह छोटी गली से गुजर रही थी तो उसे दुकान के अंदर मालिक नहीं मिला। कुछ और लोग भी मालिक को ढूंढ रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर मालिक नहीं आया तो वे पैसे नहीं देंगे। जिया की सुनने की शक्ति आम लोगों से बेहतर थी। जब उसने बहुत ध्यान से सुना तो उसे दुकान के पीछे से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। उसे उस छोटे लड़के की आवाज भी सुनाई दी जो अभी अभी उनकी टेबल साफ कर रहा था। तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? ये साफ था कि तुम लोग उसके जितने काबिल नहीं थे। तुम्हें जे गॉड को पीटने का हक किसने दिया? मैं उसी को मारना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ अगर वह अपाहिज हो गया तो क्या उसे रीजनल गेम्स के टिकट मिल पाएंगे? जे गॉड, यह उसके छोटे भाई जिंग जी का नाम था। दूसरी तरफ का ग्रुप लड़ने ही वाला था कि जिया ने एक औरत को चिल्लाते हुए सुना, रुको, अगर तुम सब स्टूडेंट भी हो तो भी मैं स्ट्रीट फाइटिंग के लिए तुम पर पुलिस बुला सकती हूँ। बूढ़ी औरत, दफा हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी पीटूंगी। जब उसने उन्हें जे गॉड कहते सुना तो जिया तुरंत दुकान के चारों ओर घूमकर दुकान के पीछे वाली गली की ओर चली गई। उसके सामने एक छोटी दीवार थी और हल्की सी छलांग लगाकर जिया दीवार पर गिर गई। जैसे ही उसने एक और कदम बढ़ाया वह पहले से ही दीवार के ऊपर थी जो 3 मीटर ऊंची थी। ये सच में रुद्र थी जिसे गैंगस्टर पीट रहे थे। हालांकि वे खून के रिश्ते के नहीं थे, पिछले मालिक को उसका ये छोटा भाई सच में पसंद था और जिया भी उसे काफी पसंद करती थी। रुद्र जमीन पर पड़ा था, गैंगस्टर उसे पूरी तरह से घेर कर मार रहे थे और उसने अपने दोनों हाथों से उसका सिर ढक रखा था। जो लोग उसे मार रहे थे वे उसे लात भी मार रहे थे और साथ ही उसे बुरी बातें भी कह रहे थे। हे भगवान, क्या तुम इससे पहले इतने घमंडी नहीं थे? इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता तुमने मेरी स्क्रीन काली कर दी। तुम इससे पहले भी इतने घमंडी थे, थोड़ी लड़ाई करने में क्या बुराई है? उठो और मुझसे लड़ो कुत्ती। तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे हो? क्या तुम चुप हो? वह चुप है या नहीं इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम खुद भी जल्द ही चुप हो जाओगे। हवा में एक डरावनी प्यारी आवाज धीरे से सुनाई दी। उसकी खींचने वाली आवाज सांप जैसी थी और ऐसा लग रहा था जैसे आवाज हवा में भी घूम रही हो। इसका आकार एक असली सांप जैसा था। जब उन सभी ने आवाज सुनी तो वे रुक गए और मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। बेवकूफों का झुंड। यहाँ ऊपर ग्रुप ने जल्दी से ऊपर देखा और एक औरत को 3 मीटर ऊंची दीवार के ऊपर खड़ा देखा। वह बहुत ही खूबसूरत औरत थी। इस खूबसूरत औरत ने एक लंबा कोट पहना हुआ था और उसके साथ काले रंग के इनरवियर थे जो बहुत सेक्सी लग रहे थे। उसके शरीर के कर्व्स देखकर तो बस एक नजर में ही खून बहने लगता था। औरत के चेहरे के फीचर्स बहुत ही खूबसूरत थे और उसके चेहरे पर बहुत अच्छा मेकअप भी था। उसकी ग्लैमरस आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, साथ ही थोड़ा आलस भी था। ये वहां मौजूद किसी को भी लुभाने के लिए काफी था। उसका पूरा करिश्मा एक लोमड़ी जैसा था। भाड़ में जाए, कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो अपने सामने इतना खूबसूरत सीन देखकर कसम खाए बिना नहीं रह सके। फिर कुछ लोग उसे देखकर सीटी बजा रहे थे। खूबसूरत, क्या तुम उसके लिए खड़ी होने की कोशिश कर रही हो? इंचार्ज आदमी की आंखों में एक्साइटमेंट थी। यह उसका कॉन्फिडेंस था कि वह जो चाहता था उसे लेने के लिए तैयार हो रहा था। हाँ, मैं तुम्हें गूंगा बनाने का प्लान बना रहा हूँ। जब उन्होंने सुना कि जिया ने क्या कहा तो वे सब जोर से हंस पड़े। दूसरी तरफ रुद्र को चिंता थी कि उसकी बहन को चोट न लग जाए। उसने उससे कहा, बड़ी बहन जल्दी निकल जाओ। ओह, इंचार्ज लड़का थोड़ी देर रुका और उन्हें गालियां देने लगा। फिर उसने जिया से बड़ा चढ़ाकर कहा, तो ये तुम्हारी बड़ी बहन है? यहाँ आओ बड़ी बहन, मैं सच में जानना चाहता हूँ कि तुम मुझे गूंगा कैसे बनाने का प्लान बना रही हो। बाकी ग्रुप हंसता रहा। जिया भी हंसी, वह बहुत आकर्षक लग रही थी। अचानक वह हिली। उन्होंने सिर्फ एक लंबा लाल कोट देखा जो हवा में तैर रहा था, रात के आसमान में चमक रहा था। ये बिल्कुल एक मैजिक कार्पेट जैसा लग रहा था। पलक झपकते ही सबकी आंखें भी लाल हो गईं। एक अनोखी खुशबू उनकी नाक में घुस गई और इससे पहले कि वे कुछ रिएक्ट कर पाते लाल कोट उनकी आंखों के ठीक सामने था। फिर गली में मांस के किसी सख्त जगह से टकराने की धीमी आवाज गूंजी। इंचार्ज लड़के के चेहरे पर चोट लगी और वह दूर जाकर जोर से जमीन पर गिरा। उसके साथ एक और लड़का भी जमीन पर गिरा। उसके बाद जिया थोड़ा नीचे झुकी और अपना हाथ बढ़ाया। कोट, जो गैंगस्टरों पर लगने वाले मेटल के अंडे जैसा था, अब नर्म हो गया था और उसने उसे आराम से पहन लिया। जब वे अभी भी होश में थे तो जिया ने उन दोनों के चेहरे पर एक एक मुक्का मारा। इससे पहले कि वे होश में आ पाते उनके हाथ पर भी चोट लग गई। कुछ लोगों ने रिएक्ट किया और अपने हाथ से रोकने की कोशिश की, लेकिन उनमें से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वह इसके बजाय अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल करेगी और उसका मुक्का सीधे उनके चेहरे पर लगा। रुद्र के यहाँ होने से जिया ज्यादा कुछ लीक नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वह शुरुआती स्किल्स का इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन रुद्र को लगा जैसे उसकी बड़ी बहन बहुत कूल है। उसकी नजरें उस पर टिकी थीं और वह तुरंत उसका फैन बन गया। गैंगस्टरों का पूरा ग्रुप कुछ देर पहले ही जिया को ताना मार रहा था, लेकिन 1 मिनट बाद वे सब जमीन पर पड़े थे। सबसे जरूरी बात, वे बोलना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है तो वे डर गए। ऐसा लगा जैसे उनके वोकल कॉर्ड्स को किसी चीज ने ढक रखा है। उन्होंने उसे कितना भी हिलाने की कोशिश की, फिर भी उनके वोकल कॉर्ड्स काम नहीं कर रहे थे। ग्रुप को अब एहसास हुआ कि वे बड़ी मुसीबत में हैं। उन सब ने अपने फोन निकाल लिए। जिया ने धीरे से उनकी तरफ देखा और मुस्कुराए। 110 पर फोन करो, उन्हें फोन करो, क्योंकि तुमने ही सबसे पहले लड़ाई शुरू की थी। ये कहकर उसने अपना फोन निकाला और वह वीडियो चलाया जो उसने कुछ देर पहले बनाया था। देखो, तुम में से बहुत से लोग मेरे भाई को बुली कर रहे थे। मैंने जो किया वह सिर्फ सेल्फ डिफेंस था। सबसे बुरा तो ये होता कि मैं अपने सेल्फ डिफेंस में थोड़ी ज्यादा ही आगे निकल जाती। फिर वह हॉटपॉट वाली जगह से आए छोटे लड़के और उसकी मां की तरफ मुड़ी, जो दोनों अभी भी शॉक में थे। वह थोड़ी देर रुकी और फिर बोली, छोड़ो भी, मैं कॉल करूंगी। तुम सबको लॉक करना ही दूसरों को परेशान करने से रोकने का एकमात्र तरीका है। इसलिए उसने बाकी लोगों के कॉल करने से पहले 110 पर कॉल किया। जल्द ही पुलिस आ गई और उन सभी को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। मिस जिया, उनमें से कोई भी बोल नहीं पा रहा था। आपने उनके साथ क्या किया? बेहतर होगा कि आप पहले उन्हें ठीक करें, नहीं तो हम उनसे स्टेटमेंट नहीं ले पाएंगे। जब उसने सुना कि पुलिस क्या कह रही है तो जिया को मजा आया। अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंचती तो मेरा छोटा भाई उनकी वजह से अपाहिज हो जाता। क्या तुम मेरे भाई का स्टेटमेंट लेने से पहले उनसे ठीक करवा पाओगे? ऐसा नहीं है कि उनका पैर या हाथ टूट गया हो, अगर टूट भी गया हो तो भी उनका दिमाग काम कर रहा है। मेरे पास ऐसे तरीके हैं जिनसे मैं उनसे सिर्फ उनका दिमाग हिलाकर स्टेटमेंट दिलवा सकती हूँ। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अर्जुन सिर्फ अपने ब्रेन वेव से अपना कंप्यूटर कंट्रोल कर सकता था।
मिस जिया, स्टेशन में तुम्हारा ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। पुलिस स्टेशन में रहते हुए मुझे कैसा एटीट्यूड दिखाना चाहिए? जिया हैरान रह गई। मैंने ही पुलिस को बुलाया था और तुमने मुझे यहाँ गेस्ट के तौर पर बुलाया था। मैं यहाँ तुम्हारा साथ देने आई हूँ। अब तुम मुझसे बेहतर एटीट्यूड अपनाने के लिए कह रहे हो। मैंने तुम्हें वीडियो पहले ही दे दिया है, तुम मुझसे और क्या एटीट्यूड की उम्मीद कर रहे हो? मिस जिया, यंग मास्टर वो यहाँ विक्टिम हैं। वह और उनके दोस्त अपाहिज हो गए हैं। आपने ही उन्हें चोट पहुंचाई है। अगर आपने मुझे सही नजरिया नहीं दिया तो मुझे डर है कि आपको रात भर यहीं रुकना पड़ सकता है। उनकी बातें सुनते हुए जिया ने धीरे से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। यंग मास्टर वो रात भर यहीं रुक रहे हैं? हाँ, रुद्र गुस्से से उठने ही वाली थी। उन्होंने पुलिस को घूरा जो साफ तौर पर दूसरी पार्टी का साथ देने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने ही मेरी माँ के घर पर मुसीबत खड़ी की थी। उन्होंने रुद्र को पीटा भी था। आपको उन्हें यहाँ रखने का क्या हक है? उनके बगल में बैठा छोटा लड़का भी खड़ा हो गया, विरोध करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस वाले ने उसे जबरदस्ती अपनी कुर्सी पर बैठा दिया। बैठ जाओ, नहीं तो मुझे तुम सबको हथकड़ी लगानी पड़ेगी। पुलिस स्टेशन में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम पूरी रात यहीं रहना चाहते हो? ऐसे केस देखने के लिए हमारी अपनी पॉलिसी होती है। तुम्हें हमें यह नहीं सिखाना चाहिए कि क्या करना है। जिया कुर्सी पर पीछे झुक गई, एक गैंगस्टर की तरह पैर क्रॉस करके बैठ गई। उसके चेहरे पर बस एक सिगरेट की कमी थी जो उसके मुंह में रखी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी जो बहुत प्यारी और आकर्षक लग रही थी। हालांकि जो लोग सच जानते थे उन्हें पता होगा कि यह उनके बिग बॉस के एक बड़ी लड़ाई शुरू करने से पहले की शांति थी। जैसे ही जिया अपना मुंह खोलने वाली थी, पुलिस स्टेशन का दरवाजा धक्का देकर खोला गया। वह कोई और नहीं बल्कि शर्मा कपल थे। जब उन्होंने देखा कि पुलिस स्टेशन में कौन बैठा है तो मनीषा की गर्दन की नसें फूलने लगीं। वह जिया की ओर बढ़ी, अपना हाथ उठाया और जिया के चेहरे पर झपटी। बस करो, मिस्टर शर्मा पीछे से जोर से चिल्लाए। चौंक गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मनीषा का हाथ पहले ही जिया की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही हाथ उसके चेहरे पर आने वाला था, एक पतले हाथ ने मनीषा का हाथ पकड़ लिया। पतले हाथ के अलावा रुद्र का हाथ भी मनीषा को पकड़ रहा था। मत, बड़ी बहन को मारो। रुद्र गुस्से से काम रही थी और किसी तरह यह एक बात बोल पाए। उसे मत मारो, जब तुम पढ़ रहे थे तो वह तुम्हें पहले भी परेशान करती थी। देखो उसने अब क्या किया। वह पहले ही परिवार छोड़ चुकी है, लेकिन उसने तुम्हें फिर भी सड़क पर लड़ाई में शामिल कर लिया। बताओ, मैं उसे क्यों नहीं मार सकती? फिर वह गुस्से में जिया की तरफ मुड़ी और उस पर चिल्लाई। तुम्हें साफ पता है कि रुद्र शर्मा परिवार का वारिस है और तुम्हें पता है कि उसका समय कितना कीमती है। तुम्हें उसे सड़क पर लड़ाई में क्यों लाना है? सिस्टर जिया हमारे स्टोव पर खाना खा रही थी। वह बस मदद करने की कोशिश कर रही थी जब उन्होंने देखा कि जे गॉड को वे पीट रहे हैं। सिस्टर जिया ने जे गॉड को नहीं बुलाया था, मैं उनसे मिलना चाहती थी। किसे पता था कि कोच एंगली पूरे समय हमें देख रहा था। जैसे ही जे गॉड आए, उन्होंने हम पर हमला करना शुरू कर दिया। हॉटपॉट वाली जगह से आए छोटे लड़के ने जल्दी से जिया का बचाव किया। चुप रहो, बेचारे किसान लड़के, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि रुद्र से दोस्ती मत करना। क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? अगर ये तुम्हारी वजह से नहीं होता तो मेरा प्यारा बात मानने वाला बेटा ऐसे ड्रामे में क्यों पड़ता? ये कहकर वह छोटे लड़के की मां की ओर मुड़ी और पागल कुत्ते की तरह उन पर चिल्लाने लगी। जो ड्रैगन होते हैं वे ड्रैगन को जन्म देते हैं और चूहे चूहे को जन्म देते हैं, जैसा बाप वैसा बेटा। क्या तुम समझते भी हो कि इसका क्या मतलब है? एक तरह के लोग एक साथ आते हैं, एक ही तरह के लोग एक ही ग्रुप में आते हैं। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे बेटे का मेरे बेटे पर बुरा असर पड़ा है? अगर उसकी वजह से नहीं होता तो रुद्र वीडियो गेम क्यों खेलना शुरू करता? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पति मर चुके हैं और तुम्हें नहीं पता कि अपने बेटे को कैसे सिखाना है। अपने बेटे को मेरे बेटे पर असर डालने मत दो। मेरी मम्मी से इस तरह बात मत करो। हॉटपॉट शॉप के उस छोटे लड़के की आंखें लाल हो गईं। जो लड़का अभी भी सबसे हालात समझा रहा था वह तुरंत चिल्लाया। देखो, तुम ऐसे ही दोस्तों के साथ घूमते हो। उसने तो तुम्हारे सामने मुझ पर चिल्लाया भी। इसमें गलत क्या है? तुम इसके लायक थे, भले ही उसने तुम्हें मारा हो। मनीषा पहले ही जिया की पकड़ से आजाद हो चुकी थी और अब सबको लेक्चर दे रही थी। उसकी उंगलियां उनके चेहरों की तरफ थीं। मिस्टर शर्मा को लगा कि जब तक मनीषा अपना गुस्सा जिया पर नहीं निकालती तब तक सब कुछ कंट्रोल में है। रुद्र के इस दोस्त की बात करें जिसके माता पिता की हॉटपॉट की दुकान थी, तो उसे लगा कि मनीषा सही कह रही थी। रुद्र को उससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जिया की इस एक बात ने तुरंत उस खतरनाक माहौल को ठंडा कर दिया। पुलिस वाला भी हैरान रह गया। जिया को घूर रहा था। उसे नहीं लगा कि एक बेटी को अपनी माँ से ऐसा कहना चाहिए। तुमने क्या कहा? मनीषा को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि जिया हमेशा उनकी बातों का बहुत ध्यान रखती थी। तुमने साफ साफ सुना कि मैंने क्या कहा? मैं इसे बार बार क्यों दोहराऊं? तुम कहती रहती हो कि वह शर्मा परिवार का वारिस है। अगर तुमने अपनी बेटी को 100 मिलियन में नहीं बेचा होता और उसके पति के परिवार ने मुश्किल समय में तुम्हारी मदद नहीं की होती तो क्या तुम्हें अपने बेटे को विरासत में इतनी दौलत मिलती? मनीषा अवाक रह गई। जब तुम सब भिखारी हो तो दूसरे की शिकायत क्यों कर रहे हो? उनका एक हॉटपॉट रेस्टोरेंट है जो बहुत मशहूर है। अगर तुम्हें वहां खाना है तो तुम्हें रिजर्वेशन करवाना होगा। तुम्हारा बिजनेस कभी भी बंद हो सकता है, लेकिन उनका हॉटपॉट रेस्टोरेंट चलता रहेगा। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि तुम्हें ये सुपीरियरिटी की भावना कहां से आती है। मनीषा जिया पर इतनी गुस्सा थी कि उनके मुंह से धुआं निकल रहा था। उन्होंने जिया की ओर इशारा किया और बार बार कह रही थी, तुम। लेकिन उनके मुंह से कुछ नहीं निकला। बस बहुत हो गया, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने आए हैं। देखो तुमने क्या किया है। तुमने आते ही उन दोनों को दुखी कर दिया। हमारे घर आने के बाद तुम जो चाहो कह सकती हो, लेकिन पहले इसे सुलझा लेते हैं। ये कहकर मिस्टर शर्मा ने जल्दी से मनीषा को पकड़ लिया ताकि वह कुछ और न कह सकें। सर, मेरे बेटे के क्लासमेट ने पहले ही कह दिया था कि लड़ाई उन्होंने शुरू नहीं की थी। ये लड़कों का ग्रुप था जो उन्हें पीटना चाहता था। पुलिस वाला पहले ही जिया की स्किल सीख चुका था, इसीलिए वह उनसे बहुत अच्छे से बात करने लगा। ये सच है कि उन्होंने इसे शुरू नहीं किया था। इतना ही नहीं, उन्हें इस केस में विक्टिम माना जाना चाहिए। लेकिन यहाँ इस लेडी ने, जो आपकी बेटी है, सभी गुनहगारों को चुप करा दिया। यह असल में बस एक नॉर्मल स्ट्रीट फाइट की घटना थी। एक और दोस्त होना दूसरे दुश्मन से बेहतर है। आमतौर पर हम दोनों पार्टियों को समझाते थे, उनसे माफी मंगवाते थे और फिर घायलों को मुआवजा देते थे। ये सच में एक छोटा सा केस था, लेकिन अब यह एक ज्यादा सीरियस केस बन गया है। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते देखकर पुलिस वाले ने अपना गेम और बढ़ा दिया। एक तरफ हमें आपके दोनों बच्चों को यहाँ डिटेन करना पड़ रहा है ताकि हमें पता चले कि आपकी बेटी ने दूसरे पक्ष को कैसे अपाहिज बना दिया। दूसरी तरफ आपकी बेटी ने 12 आम नागरिकों को अपाहिज बना दिया और उनमें से किसी को भी नॉर्मल करने से मना कर दिया। इसलिए दूसरे पक्ष के माता पिता ने आपके खिलाफ केस करने का फैसला किया है। मनीषा तुरंत बोली, सर, यह उसका काम नहीं है। वह यहाँ विक्टिम है। वह घर पर चुपचाप पढ़ाई कर रहा था, लेकिन जब उसके क्लासमेट का फोन आया तो वह चुपके से घर से निकल गया। वह घर से निकला और आखिर में उसे पीटा गया। अब बिना किसी वजह के उसे पुलिस स्टेशन में डिटेन किया गया है। ये प्रॉब्लम चाहे जो भी हो, मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है। अगर आप उसे आज रात यहाँ डिटेन करते हैं तो वह कल क्लास में कैसे जा पाएगा?
क्लास में जाएगा। यह एक सीरियस क्रिमिनल केस है। अगर आपकी बेटी दूसरे पक्ष को ठीक नहीं करती है तो कल सुबह क्लास में जाना भूल जाए, उसे स्कूल से पूरी तरह निकाल भी दिया जा सकता है। पुलिस वाले की बातें बिजली कड़कने जैसी थीं। मनीषा इतनी हैरान थी कि उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। मिस्टर शर्मा जल्दी से फोन करने चले गए, क्योंकि वह अभी भी एच सिटी में एक छोटे डेवलपर थे, इसलिए पुलिस फोर्स में उनके कुछ कनेक्शन थे। जब मिस्टर शर्मा चले गए तो मनीषा, जो मेनोपॉज के बाद की औरत थी, खुद को और रोक नहीं पाई और जिया पर भड़क गईं। अब तुम खुश हो, तुम अपने दोनों छोटे भाई बहनों को बर्बाद कर देती हो। मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा कि तुम उन दोनों के लिए इतनी बुरी बहन कैसे हो सकती हो। तुम कभी नहीं चाहती थी कि राशि सेट पर आए, है ना? वरना तुम इतनी बुरी नहीं होती। तुमने उसे उम्मीद दी और फिर उसे तोड़ दिया। तुमने उनसे उसकी प्रोफाइल पर कमेंट भी करवाए और पहले वाला वीडियो भी तुमने ही उसे रिलीज किया था, है ना? क्या वीडियो की वजह से तुमने राशि को पूरी तरह बर्बाद करने का फैसला किया था? वह अभी भी हॉस्पिटल में है। क्या तुम्हें पता है कि आज वह लगभग मर ही गई थी? रुद्र भी, वह शुरू से ही तुम्हारे साथ इतना अच्छा रहा है, तो तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें पता है कि तुमने उसका पूरा भविष्य बर्बाद कर दिया होगा? उसकी बातें सुनने के बाद जिया ने धीरे से उसे जवाब दिया, मैंने राशि को बर्बाद किया और अब मैं रुद्र के साथ भी ऐसा ही कर रहा हूँ। तो तुम्हारा क्या तुमने मेरी जिंदगी भी बर्बाद नहीं की? मनीषा के पास शब्द नहीं थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जिया को क्या जवाब दें। लेकिन जिया इसे जाने नहीं देना चाहती थी। उसने मनीषा को देखा, उसके चेहरे पर एक बेपरवाह भाव था और पूछा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं आपकी बायोलॉजिकल संतान नहीं हूँ? सिर्फ एक सवाल से जिया देख सकती थी कि मनीषा की आंखों में गुस्सा सदमे की वजह से टूट रहा है। चाहे उसकी आंखों में डर हो या उसके चेहरे पर डरावना भाव, वह बहुत ही अजीब लग रही थी। तुम क्या कहना चाह रही हो? मैंने तुम्हें 9 महीने पेट में रखने के बाद जन्म दिया। डिलीवरी के दौरान हुई ब्लीडिंग की वजह से मेरी जान लगभग चली गई थी। अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता तो तुम्हारा भाई ऑटिस्टिक क्यों होता? तुम्हारी बहन को दिल की बीमारी क्यों होती? सिर्फ तुम ही हेल्दी बॉडी और अच्छी दिखती हो। तुम्हारे भाई बहनों को क्या मिला? क्या तुम्हें अपने छोटे भाई बहनों के आगे झुकना सही नहीं लगता? तुम्हें अपनी बहन पर इतना ज्यादा दबाव क्यों डालना पड़ता है? जिया, तुम अब बड़ी हो गई हो। क्या तुम थोड़ी और समझदार नहीं हो सकती? पुलिस वाले को भी लगा कि इस बार जिया ने हद कर दी है। हालांकि जिया के चेहरे पर मुस्कान और बढ़ गई। पहले मैंने तुम्हें ये सब बातें कभी नहीं समझाई, क्योंकि मैंने तुमसे बहस करने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन ये देखकर कि तुम ये सब इतनी आसानी से कह रही हो और तुम्हें खुद भी इस पर यकीन होने लगा है, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें दवा के बारे में थोड़ी जानकारी देनी चाहिए। जन्मजात दिल की बीमारियां नए जन्मे बच्चों में देखी जाने वाली सबसे आम बीमारियों में से एक है और इसके 2 बहुत जरूरी कारण हैं। ये या तो विरासत में मिलती है या प्रेगनेंसी के दौरान कोई इन्फेक्शन हुआ था। प्रेग्नेंट औरतें प्रेगनेंसी के 5वें और 8वें हफ्ते में इन इन्फेक्शन के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। हालांकि जब तुमने 15वें से 20वें हफ्ते के दौरान अपनी कैरियोटाइपिंग की तो इस कंडीशन की वजह से पैदा हुई दिल की कंडीशन का पता चल गया होगा। तब तक डॉक्टर ने तुम्हें बच्चे की कंडीशन के बारे में बताया होगा और सलाह दी होगी और अबॉर्शन की सलाह दी होगी। डॉक्टर ने तुम्हें पहले ही अबॉर्शन का ऑप्शन दिया था, लेकिन तुमने मना कर दिया, यहाँ तक कि ऐसे बच्चे को जन्म भी दिया। तो फिर तुम किसे दोष दे सकती हो? इंसान होने के नाते हम भ्रूण होने से ही सबसे फिट रहने के नियमों का पालन करते आ रहे हैं। जो लोग बीमार हैं, अगर वे अबॉर्शन नहीं भी करवाते हैं तो भी वे नेचुरली बच्चे को खो देंगे। आपने ही बच्चे को रखने का फैसला किया था, उसकी हालत के लिए मुझे कैसे दोषी ठहराया जा सकता है? मनीषा चुप रह गई। पुलिस वाला भी सहमत हुए बिना नहीं रह सका, क्योंकि जिया ने जो कुछ भी कहा वह सही लग रहा था। राशि का कैरियोटाइप नॉर्मल था। मैंने उसके टेस्ट के सारे रिजल्ट रख लिए थे। तुम ही वजह हो, तुमने ही मेरे शरीर को कमजोर किया। ठीक है, मैं तुम्हें इसके बारे में थोड़ा और बताता हूँ। अगर कैरियोटाइपिंग नॉर्मल थी तो इसका मतलब है कि राशि की हालत विरासत में मिली थी। क्या तुम जानती हो विरासत में मिली का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यह एक ऐसी बीमारी है जो तुमने अपने शरीर से विरासत में ली है। यह कोई इनविजिबल जीन म्यूटेशन हो सकता है जिसकी वजह से उसकी कैरियोटाइपिंग नॉर्मल थी। जब वह पैदा हुई थी तो शायद वह नॉर्मल थी और फिर जैसे जैसे वह बड़ी हुई वह जल्द ही एबनॉर्मल हो गई। तुम इसके लिए मुझे कैसे दोषी ठहरा सकती हो? मैं उसकी मां नहीं हूँ। तुम ये सोच भी नहीं सकते कि जब मैं तुम्हारे पेट में था तो मैंने ही उसे यह बीमारी फैलाई। जहां तक रुद्र के ऑटिज्म की बात है तो इसके विरासत में मिलने की संभावना 80 या 90% तक है। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि जब तुम मुझे जन्म दे रही थी तो तुम्हें बहुत ज्यादा खून की कमी हुई थी। और तुमने कहा था कि मेरे जन्म के समय तुम्हें ब्लीडिंग हुई थी, लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट कहाँ है? राशि और रुद्र दोनों के पास बर्थ सर्टिफिकेट हैं। मेरे बारे में क्या? जब जिया ने अचानक टॉपिक बदला तो मनीषा को इतना झटका लगा कि उनके चेहरे के हाव भाव बदलते रहे। खुशकिस्मती से मिस्टर शर्मा उदास चेहरे के साथ अंदर आए और मनीषा ने तुरंत इस हालत से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। उन्होंने जिया की ओर इशारा किया और कहा, मैंने तुम्हें बेकार में पाला है। लेकिन जिया अभी भी इसे जाने देने को तैयार नहीं थी और उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, तुमने मुझे ज्यादा कुछ नहीं दिया, लेकिन बदले में बहुत सारा पैसा मिला। जब तुमने मुझे बिना कुछ लिए पाला है तो मुझे बेचने से मिले पैसे वापस क्यों नहीं दे देते, या तुम इसे दान कर सकते हो? अचानक दरवाजा बाहर से धक्का देकर खोला गया। अर्जुन, जो कैजुअल कपड़े पहने हुए था, अपनी हाई टेक व्हीलचेयर पर भीड़ के सामने आया। हालांकि वह क्वाड्रीप्लेजिक था, कंधों के नीचे कोई सेंसेशन नहीं था और खड़ा नहीं हो सकता था, फिर भी वह अपनी व्हीलचेयर की मदद से सीधा बैठा था। उसे जिंदगी की सबसे बुरी सजा मिली होगी, लेकिन वह सीधा खड़ा रहा। उसके ठंडे सख्त चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा था। अगर वह बैठा भी होता तो वह एक ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ जैसा दिखता। जिया ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन इतने कम समय में खुद उसके पास आ जाएगा। वह उन आदमियों से पहले ही छुटकारा पा चुकी थी जो पीछे से उसका पीछा कर रहे थे, और वह पूरे समय हॉस्पिटल में था। जैसे ही अर्जुन कमरे में आया, उसकी नजर तुरंत उससे कुछ दूरी पर खड़ी उस खूबसूरत औरत पर पड़ी। स्ट्रीट फाइट की वजह से स्टेशन में हिरासत में लिया गया। अपने आदमियों से रिपोर्ट सुनने के बाद उसे सच में लगा कि उसकी बेवकूफ लड़की यह कुछ ऐसा कर सकती है। जब लड़की ने उसे देखकर कंफ्यूजन में अपना सिर खुजलाया तो अर्जुन की ठंडी आंखों में हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर उसने उसकी तरफ सिर हिलाया। मैसेज साफ था, चिंता मत करो, मैं अब तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। हालांकि वह डरी नहीं थी और उसने सही इंतजाम कर रखे थे, लेकिन जिया को बहुत अच्छा लगा जब यह आदमी इतनी जल्दी उसके सामने आ गया, बस उसके लिए खड़ा होने के लिए। अर्जुन पहले से ही यही था, लेकिन वह औरत सान्या अभी भी कहीं नहीं दिख रही थी। माँ और पिता दोनों अर्जुन को देखते ही चौंक गए। हालांकि जिया की शादी कपूर परिवार में हुई थी, लेकिन उन्होंने कभी साथ में खाना नहीं खाया था। यही वजह थी कि वे अपने दामाद से कभी नहीं मिले थे, जो कपूर परिवार से क्वाड्रिप्लेजिक था। उन्होंने जैसा सोचा था, पैरालाइज्ड लोग या तो बहुत दुबले पतले और कमजोर होंगे या उनका वजन बहुत बढ़ गया होगा। कुल मिलाकर वह इंसान गंदा दिखेगा, उसके बाल चिड़िया के घोंसले जैसे, दाढ़ी बिना शेव की हुई, चेहरा ऑयली और बदबूदार होगा। लेकिन जब उन्होंने अर्जुन को देखा तो ऐसा लगा जैसे वह धूप और बादलों पर चल रहा हो, बिल्कुल भगवान की तरह।
उसका पूरा शरीर एक अमर चमक से ढका हुआ था और वह इतना अच्छा दिख रहा था कि दुनिया में किसी से उसकी तुलना नहीं की जा सकती थी। जब वे खतरनाक दिखने वाली आंखें जिया की आंखों से मिली तो वे तुरंत गर्म और कोमल हो गईं। स्मार्ट व्हीलचेयर अपने आप अर्जुन को जिया की ओर ले आए और क्योंकि मनीषा उससे पहले जिया पर चिल्ला रही थी इसलिए वह जिया के बहुत करीब खड़ी थी। जैसे जैसे व्हीलचेयर उनके करीब आती गई ऐसा नहीं लगा कि उसकी स्पीड कम हो रही है। ये देखकर कि व्हीलचेयर उससे टकराने वाली है, मनीषा के पास खुद को उससे दूर धकेलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। फिर भी जब वह व्हीलचेयर के संपर्क में आई तो वह जोर से चिल्लाई। जब मिस्टर शर्मा ने देखा कि क्या हो रहा है तो उन्होंने जल्दी से मनीषा को पकड़ा और उन्हें पीछे की ओर खींच लिया। मिस्टर शर्मा की मदद से ही मनीषा संभली। जब उन्होंने उस आदमी को देखा जो अब उनके बगल में था तो जिया को आखिरकार होश आया। तुम यहाँ क्यों हो? मैंने सुना कि तुम किसी से लड़ रही थी। मुझे चिंता थी कि कहीं तुम्हें कोई बुली न कर रहा हो, इसीलिए मैंने आकर देखने का फैसला किया। उस आदमी ने धीमी आवाज में थोड़ी सी भारी आवाज में बात की, लेकिन उसमें सुरक्षा और प्यार की एक दबंग भावना जरूर थी। सर वांग, मेरी पत्नी ने तभी बदला लिया जब उसके भाई को पीटा गया। जरूरतमंदों की मदद करना तारीफ के काबिल है। रुद्र की बड़ी बहन होने के नाते अपने छोटे भाई को इतनी बुरी तरह पिटते हुए देखकर उसके काम को सेल्फ डिफेंस कहकर सही ठहराया जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मेरी पत्नी का उन्हें सबक सिखाने में कुछ गलत है। आप क्या सोचते हैं? सर वांग ने सहमति में सिर हिलाया। आप सही कह रहे हैं थर्ड यंग मास्टर, आपकी पत्नी ने जो किया वह सही और सही था। जब उनके जैसे गैंगस्टर सामने आते तो हम स्टेशन वाले भी उन्हें बिना रहम के बुरी तरह पीटते। हम निश्चित रूप से उनके साथ गंभीरता से पेश आएंगे और उन्हें उसी के अनुसार सजा देंगे। आपकी पत्नी पक्का हीरो है। इस घटना के बाद हमारा स्टेशन यंग मिस्ट्रेस के लिए पक्का एक झंडा तैयार करेगा ताकि लोगों को पता चल सके कि इन बुरी ताकतों का सामना करते समय वह कितनी शांत थी। हमें लोगों को ये बताना चाहिए कि उन्हें कैसे शांत रहना चाहिए और अगर उनके हालात इजाजत दे तो हमला करना सबसे अच्छा बचाव होगा। अर्जुन सर वांग के जवाब से खुश था। क्या मैं अपनी पत्नी को अभी घर ला सकता हूँ? जरूर, ये सिचुएशन एक साफ मामला है। आपने हमें पहले ही उनका मुसीबत ढूंढने का वीडियो दे दिया है। अब आप दोनों जा सकते हैं, बाकी सब आप पर छोड़ देते हैं। अर्जुन की आवाज़ तेज नहीं थी, असल में काफ़ी धीमी मानी जा रही थी। क्योंकि वह लंबे समय से बीमार थे और ज्यादा बात नहीं करते थे इसलिए उनकी आवाज़ पूरे समय भारी रही। हालांकि उनके शान वाले लहजे ने सर वांग पर बहुत ज्यादा दबाव डाला। यंग मास्टर, प्लीज बेफिक्र रहें। हम उन लोगों को जरूर सजा देंगे जो मुसीबत खड़ी कर रहे थे, अपने रुतबे का इस्तेमाल करके कानून को दबाने की कोशिश कर रहे थे। हम आपको जवाब देंगे जो हमारे लिए भी एक जवाब होगा। इसी समय दरवाजा खोला गया और यूनिफॉर्म पहने पुलिस वालों का एक ग्रुप गुस्से से भरे चेहरे के साथ कमरे में घुस आया। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि सर वांग कमरे में मौजूद हैं, उनके चेहरे का सारा रंग उड़ गया। वे सब दरवाजे के पास बटेरों की तरह खड़े हो गए। जब इन पुलिस वालों ने वांगजू को कैजुअल कपड़ों में स्टेशन में आते देखा तो उन्हें लगा कि यह आदमी कोई पावरफुल है। उन्हें इस बारे में बुरा लग रहा था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका अपना बॉस सर वांग के ठीक बगल में खड़ा बटेरों की तरह बर्ताव कर रहा है तो उन्हें होश आया और उन्हें एहसास हुआ कि यह आदमी कौन है। क्या ये सर वांग नहीं थे जो एच सिटी में पूरी पुलिस फोर्स के इंचार्ज थे? उनका स्टेशन तो सदर्न सिटी की एक छोटी सी ब्रांच थी। जब उन्होंने सोचा कि दूसरी पार्टी इस मामले को तभी छोड़ने के लिए राजी हुई अगर जिया उनसे माफी मांग ले और उन्हें मेडिकल फीस दे दे तो उन सबका सिर दर्द होने लगा। लेकिन यह उनका कोई काम नहीं था, वे सिर्फ वही कर रहे थे जो उन्हें करने के लिए कहा गया था। असल में अगर वे ये केस जज को सौंप भी देते तो भी हर तरफ से अपनी अपनी कहानी सुनने को मिलती। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसका आसानी से अंदाजा लगाया जा सके। सर वांग, आप यहाँ पर्सनली क्यों आए? जब सर चाओ ने अपने बॉस को उनके स्टेशन पर देखा तो थोड़ा बुरा महसूस करने के बाद वह तुरंत अपने बॉस को खुश करने के लिए आगे बढ़े। क्योंकि सर वांग अर्जुन के ठीक बगल में खड़े थे इसलिए हवा में शराब और सिगरेट के धुएं की महक भर गई थी। जिया मुंह बनाए खड़ी रही। एक चीज जिससे उसे सबसे ज्यादा नफरत थी वह थी पसीने, शराब और सिगरेट के धुएं की मिली जुली महक। पहले अगर ऐसे आदमी उसके पास आने की हिम्मत करते तो वह उन्हें एक सेकंड में धक्का देकर हटा देती, लेकिन अब उसकी एक अलग पहचान थी। उसे एक कानून मानने वाले नागरिक की तरह काम करना था। इसमें से महक आती है। जब अर्जुन ने जिया को गुस्से में देखा तो उसने तुरंत अपनी नाराजगी जाहिर की। सर वांग ने उसे घूरा और सर चाओ अजीब तरह से कुछ कदम पीछे हट गए। अर्जुन जिया की तरफ मुड़ा और इतनी धीमी आवाज में बोला जैसी युनजो और जेयान ने भी पहले कभी नहीं सुनी थी। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? जिया ने सिर हिलाया और कहा, कुछ नहीं। क्या हम अब जा सकते हैं? हाँ तो चलो, ठीक है। सर वांग, जो उनके बगल में थे, मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। वे कहते थे कि यंग मास्टर की चुप्पी सोने जैसी होती है। लगता है वह सही आदमी से मिले हैं। पुलिस वालों का ग्रुप भी चुप था। बुरा हुआ कि वह यहाँ ये देखने के लिए नहीं था कि यंग मिस्ट्रेस ने अपनी हिमा को कैसे भून दिया था। जाने से पहले जिया ने रुद्र की तरफ मुड़कर पूछा, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी? रुद्र ने जल्दी से सिर हिलाया, लेकिन जल्द ही सिर हिला दिया। उसने अपनी माँ की तरफ भी देखा। वह सच में अपनी बड़ी बहन के साथ जाना चाहता था, लेकिन उसके माता पिता के साथ उसके रिश्ते बहुत खराब हो गए थे और वह उस पर बोझ नहीं बनना चाहता था। साथ ही ये देखकर कि उसका जीजा कितना अच्छा दिखता था और वह अपनी बड़ी बहन के साथ कितना अच्छा बर्ताव कर रहा था, रुद्र सच में उस शांति और सुकून को खराब नहीं करना चाहती थी जो उसे आखिरकार इस मुसीबत से मिली थी, जो असल में एक छिपा हुआ आशीर्वाद था। जिया रुद्र की आंखों में नजर समझ गई। फिर जब उसने माँ और पिता जिन की तरफ देखा जो उनकी चापलूसी करने की कोशिश कर रहे थे तो उसने सिर हिलाया और कहा, तो अपना ख्याल रखना। अगर भविष्य में तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन करना। रुद्र ने सिर हिलाया और जिया को अलविदा कहा। जिया ने रुद्र की तरफ सिर हिलाया और फिर अर्जुन की तरफ देखा जो अपनी व्हीलचेयर पर था। चलो चलते हैं हम। जिया अर्जुन के बगल में चल रही थी। उसने ये दिखाने की भी जहमत नहीं उठाई कि वह उसकी व्हीलचेयर को धक्का देने में मदद करने वाली है। वे दोनों एक दूसरे के बगल में चल रहे थे और जल्द ही कार तक पहुंच गए। जब मिस्टर शर्मा ने महान अर्जुन को देखा तो वह बहुत उत्साहित हो गए और इंतजार कर रहे थे कि जिया उन्हें अर्जुन से मिलवाएगी। लेकिन जिया सिर्फ रुद्र से बात कर रहा था और उसने उन्हें एक दूसरे से मिलवाने की भी जहमत नहीं उठाई। इसलिए अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए मिस्टर शर्मा बोले, जिया, ये यंग मास्टर के लिए असुविधाजनक हो सकता है। तुम उनकी पत्नी हो, तुम व्हीलचेयर में उनकी मदद क्यों नहीं कर रही हो? फिर वह आगे बढ़े, व्हीलचेयर को धक्का देने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि वह साफ देख सकता था कि अर्जुन की व्हीलचेयर एक स्मार्ट हाईटेक गैजेट थी और शायद उसका असिस्टेंट उसे कंट्रोल कर रहा था, फिर भी वह वहां जाना चाहता था ताकि वे उसकी मौजूदगी को पहचान सकें। बदकिस्मती से इससे पहले कि उसका हाथ व्हीलचेयर को छूता, युनजो ठीक उसके सामने खड़ा हो गया और उसका रास्ता रोक दिया। हमारे चेयरमैन को ये पसंद नहीं है कि कोई उनकी चीजों को छुए। प्लीज अपने हाथ अपने पास रखें। मिस्टर शर्मा हैरान रह गए। ये देखकर कि मिस्टर शर्मा कितने शर्मिंदा हुए थे, मनीषा के दिल में फिर से आग भड़क उठी। उन्हें आखिरकार समझ आया कि बात मानने वाली डरपोक जिया अचानक इतनी घमंडी क्यों हो गई थी। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसे इस आदमी का सपोर्ट था। जिया, क्या तुम सिर्फ इसलिए अपने माता पिता को भूल गई क्योंकि तुमने शादी कर ली?
तुम्हारी और यंग मास्टर की शादी को 1 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन यंग मास्टर आज तक कभी जिंग के घर खाने पर नहीं आए। जब मिस्टर शर्मा ने मनीषा को ये बातें कहते सुना तो वह डर गए और उन पर चिल्लाए, चुप रहो, मैं क्यों करूं? कोई बात नहीं, जान यंग मास्टर हमारी बेटी जिया से शादीशुदा हैं, जिससे हम उनके सास ससुर हुए। खाने की तो बात ही छोड़ो, इसका क्या मतलब है जब उन्हें अपने ससुराल वालों से बात करते समय बेसिक तमीज भी नहीं है? क्या उन्हें हमें भी अपनी माँ और पिता कहकर नहीं बुलाना चाहिए? जिया मनीषा की बेशर्म हरकत से मजाक में पड़ गई। जैसे ही वह अपनी रोस्टिंग स्किल्स दिखाने वाली थी, फुर्तीली लचीली व्हीलचेयर उनके चारों ओर घूमी और ठीक उनके सामने खड़ी हो गई। वह जबरदस्ती जिया और शर्मा कपल के बीच खड़ा हो गया। ससुर, सास, मुझे याद है कि कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि जब मैं जिया से शादी करूंगी तो हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा। क्या आप सच में चाहती हैं कि मैं आपको अपनी सास कहूं? अर्जुन की आंखें ठंडी थीं और एक हमेशा के सीनियर के दबाव में मनीषा इतनी डर गई कि उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वे एक और शब्द बोलें। नहीं नहीं यंग मास्टर, मेरी पत्नी बस एक नासमझ हाउसवाइफ है जिसे कुछ नहीं पता। प्लीज उसकी कही बात को दिल पर न लें। हम पक्का कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को मानेंगे और कपूर परिवार के लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करेंगे। अर्जुन मिस्टर शर्मा के जवाब से खुश हो गई और बोली, अगर ऐसा है तो प्लीज जो आपने कहा है उसे मत भूलना। हाँ बिल्कुल। जैसे ही मिस्टर शर्मा को लगा कि यह बात खत्म हो गई है, अर्जुन एक बार फिर बोली, जहां तक जिया की बात है वह अब मेरी पत्नी है। आप दोनों ने उससे पहले ही कपूर परिवार को बेच दिया है और इससे वह हम में से एक बन जाती है। मैं आपके मुंह से उसके बारे में और कोई बुरी बात नहीं सुनना चाहती, भले ही आप उसके माता पिता हों। यह अर्जुन का जिया के लिए खड़े होने का एक क्लासिक उदाहरण था। बूढ़ा शर्मा कपल ये बात मान सकता था कि अगर वे अपनी बेटी को अर्जुन को बेच भी दे तो भी दूसरा पक्ष उन्हें अपना ससुर और सास नहीं मानेगा, क्योंकि वह उनसे बिल्कुल अलग लेवल का था। साथ ही जब तक वे उसके साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखेंगे, वह जो कुछ भी छोड़ेगा या पीछे छोड़ेगा वह शर्मा परिवार की दौलत बनाए रखने के लिए काफी होगा। इसलिए वे निश्चित रूप से अपने बॉस को नाराज करने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन जिया की स्थिति थोड़ी अलग थी। जहां तक जिया की बात है, यंग मास्टर, उसकी शादी कपूर परिवार में हुई होगी, लेकिन वह अभी भी हमारी बेटी है। चूंकि हमने ही उसे जन्म दिया और पाला है, इसलिए वह सिर्फ इसलिए अपने माता पिता को नहीं भूल सकती क्योंकि वह चिड़िया का घोंसला छोड़ने के बाद फीनिक्स बन गई है। ये सही नहीं है, चाहे कुछ भी हो। अर्जुन अपनी व्हीलचेयर पर सीधा बैठ गया। उसकी तेज सख्त आंखें इतनी डरावनी थीं कि जैसे ही मिस्टर शर्मा ने अपनी बात खत्म की, उसने दूसरे इंसान की आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं की और नजरें हटाने की कोशिश की। अगर जिया उसकी लड़ाई की स्किल्स को उसके लुक से आंके तो उसे यकीन था कि अर्जुन की ताकत एक बॉडीगार्ड जैसी थी। वह भले ही व्हीलचेयर पर हो, लेकिन अब उसका ऑरा कम से कम 3 मीटर लंबा था। उसके नजरिए से सिर्फ जेड ही उसके करीब आ सकता था। मिस्टर जिंग, आप शायद भूल गए होंगे, इसलिए मुझे आपको याद दिलाना चाहिए। आइटम 2 आर्टिकल 18 में लिखा है कि जैसे ही जिया की मुझसे शादी हो जाएगी, वह कपूर परिवार का हिस्सा बन जाएगी और उसे अपनी मर्जी से आने जाने का अधिकार दिया जाएगा। साथ ही उसे अपनी मर्जी से अपने मायके के परिवार से मिलने का भी अधिकार है। जिया को कपूर परिवार से मिलने वाले गुजारे के पैसे का इस्तेमाल अपनी मर्जी से करने का अधिकार है, लेकिन अगर वह अपने मायके के परिवार की देखभाल करने से मना करती है तो शर्मा परिवार उसे इसके लिए मजबूर नहीं कर सकता। शर्मा परिवार को जिया के नाम पर कपूर परिवार से और पैसे मांगने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। कपूर परिवार ने ही बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था और भले ही शर्मा परिवार ने उसका इस्तेमाल ट्रेड के तौर पर नहीं किया, लेकिन उन्होंने इस शादी को एक बिजनेस डील बताया है। इसलिए एक बार जब वह कपूर परिवार का हिस्सा बन जाती है तो वह शर्मा परिवार की नहीं रहती। दूसरे शब्दों में, जिया की जिंदगी अब शर्मा परिवार में किसी के लिए भी जरूरी नहीं है। अगर आप में से कोई भी जिया को किसी भी तरह से कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है जिसे वह करने से मना करती है, तो इसे शर्मा परिवार कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन मानेगा। अर्जुन की बातें सुनकर शर्मा कपल के चेहरे पीले पड़ गए। दोनों अर्जुन को खाली आंखों से घूर रहे थे जब वह बिना किसी इमोशन के कॉन्ट्रैक्ट का क्लॉज पढ़ रहा था। जिस तरह से वह ये बातें कह रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे ये सच में कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था। उस समय अपने बिजनेस में मदद के लिए कपूर परिवार से फाइनेंशियल मदद लेने के लिए उन्होंने बस यही सोचा कि अपनी बेटी को बेचकर उन्हें अनलिमिटेड रिसोर्स कैसे मिलेंगे। उनके नजरिए से इस डील से उन्हें ही फायदा होने वाला था, इसलिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को ज्यादा डिटेल में पढ़े बिना साइन कर दिया। लेकिन जब उन्होंने सुना कि यह कॉन्ट्रैक्ट में लिखी बातों में से एक है तो दोनों को इस बारे में बुरा लगा। मनीषा पहली थी जो अब और खुद को रोक नहीं पाई। ये सही नहीं है, आप ऐसा नहीं कह सकते यंग मास्टर। जिया हमारी बेटी है, हमने ही उसे जन्म दिया है और पाला है। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारी देखभाल करना उसकी जिम्मेदारी है। दुनिया हमेशा से ऐसे ही चलती है। आप उसे हमारी बेटी होने से नहीं रोक सकते सिर्फ इसलिए कि उसकी शादी कपूर परिवार में हुई है ना? अर्जुन के चेहरे से साफ था कि वह बेसब्र हो रहा था। फिर भी वह धीरे धीरे उन्हें समझा रहा था। उसकी देखभाल करने की तथाकथित ड्यूटी आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी काबिलियत के हिसाब से उसे प्यार, खाना और पढ़ाई लिखाई दें। जहां तक आपकी देखभाल करने की उसकी ड्यूटी की बात है, तो यह आपके बच्चों की अपने माता पिता की जरूरी देखभाल करने की काबिलियत पर आधारित है। जैसा कि बताया गया है, जरूरी देखभाल का मतलब यह नहीं है कि बच्चे को अपने पास जो कुछ भी है उसका कुछ हिस्सा छोड़ना होगा या बिना किसी शर्त के अपने माता पिता को सब कुछ देना होगा। इसका मतलब सिर्फ यह है कि उसे अपने माता पिता की बेसिक जरूरतें पूरी करनी होंगी और उनकी फिजिकली और मेंटली देखभाल करनी होगी। जब उसने आखिरकार मनीषा के चेहरे पर बिगड़ा हुआ एक्सप्रेशन देखा तो अर्जुन ने आगे कहा, इसलिए प्लीज बेफिक्र रहें। अगर जिया ये जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाती है तो कपूर परिवार आपकी बेसिक जरूरतों का ध्यान रखने के लिए जरूर जिम्मेदार होगा। हम आपकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट भी रखेंगे। साथ ही हम आप दोनों के लिए एक मेड भी देंगे जो आपकी रोजाना की जरूरतों का ध्यान रखने में मदद करेगी। इसके अलावा कपूर परिवार ने पहले भी शर्मा परिवार की मदद की है जब आपका बिजनेस फेल होने वाला था। क्या ये काफी नहीं होगा? हम बड़े हो चुके हैं और ये क्लॉज कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखे हैं जिस पर एक वकील की मौजूदगी में साइन किए गए हैं। इन वाइल्ड इमोशंस के साथ सीन बनाने से पहले मुझे लगता है कि आप दोनों के लिए सबसे अच्छा होगा कि पहले कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लें। जहां तक जिया की बात है, किसी ने भी उसके आपकी बेटी न होने के बारे में कुछ नहीं कहा। वह अभी भी आपकी बेटी है, लेकिन वह कपूर परिवार के साथ ट्रेड करने के लिए कोई चीज नहीं है। उसके पास जो कुछ भी है वह उसका है। अगर वह इसे आपके साथ शेयर करने को तैयार है तो यह उसके परिवार के लिए प्यार की वजह से है, लेकिन अगर वह ऐसा करने से मना करती है तो कोई भी इस बकवास पर ध्यान नहीं देगा, भले ही आप उस पर कोर्ट में केस कर दें। जब आप उससे कुछ मांग रहे हो तो आपको कम से कम सोचना चाहिए, क्या आपने सच में उसे कुछ दिया है? अर्जुन ने ध्यान से सब कुछ लिख लिया और मनीषा, जो गाय की तरह जिद्दी थी, भी उसे अपना बचाव करने के लिए कुछ नहीं कह सकी। जेयान और युनजो, जो पूरे समय उसके पीछे थे, वे हैरान रह गए। अपनी बोर्ड मीटिंग के दौरान भी चेयरमैन ने कभी किसी एक मामले पर इतनी बातें नहीं कही थीं। चेयरमैन ने सिर्फ तभी बात की जब मामले को लेकर बहुत सारी राय थी और बहस खत्म नहीं हो रही थी। उनके यंग मास्टर बातों को छोटा रखने में माहिर थे। हालांकि शर्मा कपल का सामना करते समय वह बहुत सब्र रख रहे थे। ऐसा लग रहा था यंग मास्टर को सच में यंग मिस्ट्रेस से प्यार हो गया है।
ये देखकर कि फादर और मनीषा कैसे चुप रहे, अर्जुन मुड़ा, जिया को देखा और उससे नर्म लहजे में बोला, चलो ठीक है। जिया पहले से ही अर्जुन से सुरक्षित थी, इसीलिए उसने बात मानकर उसे जवाब दिया। फिर उसके पीछे जाने पर उसे एहसास हुआ कि उसके चेहरे पर एक भयानक भाव था। वह बहुत पीला पड़ गया था। जैसे ही उसने ठंडी नमी वाली हवा में सांस ली, उसे आखिरकार समझ आया कि क्यों। आज टेम्परेचर बहुत कम था और क्योंकि सर्दी थी इसलिए आज कुछ शहरों में बर्फ पड़ रही थी। हो सकता है कि एच सिटी में बर्फ न पड़ रही हो, लेकिन बाहर का टेम्परेचर सिर्फ 2-3 डिग्री था और अर्जुन ने सिर्फ एक स्वेटर पहना हुआ था।